अध्याय 231। यह असंभव है। उनकी मृत्यु दशकों पहले हो गई थी। वे किसी और के माध्यम से बदला कैसे ले सकते हैं? तुम कौन हो? लू किंग की बातें सुनकर लाल भूरे चेहरे वाला आदमी पागलपन में चीख उठा। उसका चेहरा मानो ढहने ही वाला था। भाई लू किंग क्या कर रहे हैं? दूर से मागो और बाकी लोग असमंजस में देखने लगे। वे काफी दूर थे और उन्होंने लू किंग की बात नहीं सुनी। उन्होंने केवल लाल भूरे चेहरे वाले उस आदमी को अचानक पागलों की तरह चिल्लाते हुए देखा। हाँ, वे मर चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनकी मृत्यु अन्यायपूर्ण थी, इसलिए उनका आक्रोश शांत नहीं हो पा रहा है। दशकों से वे पुनर्जन्म लेने में असमर्थ हैं, अकेले भूतों की तरह भटक रहे हैं। उधर देखो, क्या तुम्हें उनकी आत्माएं दिखाई दे रही हैं? पास के धान के खेत की ओर इशारा करते हुए लू किंग की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। लाल भूरे रंग के चेहरे वाले उस व्यक्ति ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अगले ही पल उसकी पुतलियां तेजी से फैल गईं। उसने धान के खेत के ऊपर तैरती हुई दो सफेद आकृतियां देखीं। एक खून से लथपथ थी और दूसरी की जीभ बाहर निकली हुई थी। दोनों उसे भावहीन और भयावह ढंग से घूर रही थीं। उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस भाई और भाभी जैसी थी जिनकी दशकों पहले मृत्यु हो गई थी और जो अक्सर उनके सपनों में दिखाई देते थे। देखो, तुम्हारे भाई और भाभी यहाँ हैं। वे कहते हैं कि उन्हें तभी मुक्ति और पुनर्जन्म मिलेगा जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देखो, वे यहाँ तुम्हारी जान मांगने आए हैं। लू किंग की आवाज में एक अनोखी लय थी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, धान के खेत में मौजूद दो श्वेत आकृतियां धीरे धीरे लाल भूरे चेहरे वाले व्यक्ति की ओर बढ़ने लगीं और धीरे धीरे अपने हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ा दिए। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर TH_novel_fire एट वेबसाइट खोजें। नहीं, भाई भाभी, मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था। मेरी जान मत लो। नहीं, कृपया। दो श्वेत आकृतियों को पास आते दे। लाल भूरे चेहरे वाले व्यक्ति के चेहरे पर अत्यधिक भय के भाव दिखाई दिए। वह बेताब होकर चिल्लाया और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। उसके पैर टूटे हुए थे और वह इतना भयभीत था कि उसमें कोई ताकत नहीं बची थी, चाहे वह रेंगने की कितनी भी कोशिश करे। दो सफेद आकृतियां धीरे धीरे उसके करीब आती गईं और उनके हाथ उसकी गर्दन पर कसते चले गए। नहीं, ऐसा मत करो। लाल भूरे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने अपने हाथों से अपनी गर्दन को बचाने की कोशिश की और उन दो पीले हाथों से खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन यह व्यर्थ था। दोनों हाथ प्रेत की तरह प्रतीत हुए। लाल भूरे चेहरे वाले व्यक्ति के हाथों से गुजरते हुए उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसी समय उन दोनों श्वेत आकृतियों के चेहरे भयावह और उन्मादी रूप से विकृत हो गए। अपनी गर्दन पर बर्फीली पकड़ और बढ़ती घुटन को महसूस करते हुए और अपने भाई और भाभी के भूतों के भयानक पागल चेहरों को देखते हुए लाल भूरे चेहरे वाला वह आदमी पूरी तरह से टूट गया। उसका डर चरम पर पहुंच गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला कसकर जकड़ा हुआ था और सांसें और भी मुश्किल होती जा रही थीं, जिससे उसके मुंह से केवल घुरघुराहट की आवाजें निकल रही थीं। अंततः अत्यधिक भय और घुटन के कारण लाल भूरे चेहरे वाले उस व्यक्ति की दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई और वह चुपचाप मर गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान लू किंग बिना कोई आवाज किए ठंडे भाव से देखती रही। भाई लू किंग, क्या हुआ? इसी क्षण मागो वहां पहुंचा और लाल भूरे चेहरे वाले उस व्यक्ति की मृत अवस्था को देखकर स्तब्ध रह गया। इस आदमी ने सचमुच खुद को गला घोंटकर मार डाला। कितना निर्दयी है। कुछ खास नहीं, चलो चलते हैं। लाश को ठिकाने लगा दो, फिर हम जा सकते हैं। लू किंग मुड़कर जाने लगी। मागो ने एक बार फिर उस लाल भूरे चेहरे वाले व्यक्ति पर नजर डाली, खासकर उसके चेहरे पर, जिस पर मृत्यु के प्रति अत्यधिक भय के भाव स्पष्ट थे। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर ये तो नीच लोग थे, मौत तो मौत ही होती है। शायद भाई लू किंग ने कोई खास तरीका अपनाया हो। मागो ने अपना सिर हिलाया और शव को उठाकर वापस ले जाने लगा। जैसे ही लू किंग गाड़ी की ओर बढ़ा, वह सोचने लगा। लाल भूरे चेहरे वाले उस व्यक्ति की पहले की प्रतिक्रिया वास्तविक भूतिया प्रतिशोध के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वह लू किंग के आत्मा के भ्रम में फंस गया था। अपनी क्षमताओं के माध्यम से एकत्रित जानकारी से लू किंग को लाल भूरे चेहरे वाले व्यक्ति के बारे में एक रहस्य पता चला। जब वह छोटा था, तब उसने अपने भाई और भाभी की हत्या जैसा जघन्य अपराध किया था, जो उसका सबसे गहरा रहस्य था। इसलिए लू किंग ने उसे इतनी आसानी से मरने न देने का फैसला किया। हाल ही में उसकी आत्मिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी, जिससे वह कुछ ऐसी आत्मिक गुप्त तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम हो गया था जो पहले अप्राप्य थीं, जिससे लाल भूरे चेहरे वाला वह व्यक्ति एक परीक्षण विषय बन गया। अंततः इसका परिणाम काफी संतोषजनक रहा। जब उसका रहस्य उजागर हुआ, तो लाल भूरे चेहरे वाले उस व्यक्ति का हौसला डगमगा गया। वह पूरी तरह से लू किंग के आत्मा के भ्रम में पड़ गया और सचमुच यह मानने लगा कि उसके भाई और भाभी उसे परेशान कर रहे हैं। वास्तव में उसने खुद को गला घोंटकर मार डाला। हालांकि अपनी मृत्यु तक लाल भूरे चेहरे वाले उस व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं हुआ। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के शिष्यों के शवों को सड़क के किनारे एक जंगल में ले जाकर दफनाने के बाद लू किंग को आखिरकार बेचैनी महसूस हुई। उसने सोचा कि उसे शवों के निपटान के लिए अधिक सुविधाजनक विधि विकसित करनी चाहिए, अन्यथा प्रत्येक हत्या के बाद शवों से निपटना बहुत ही झंझट भरा और समय लेने वाला काम था। शवों को दफनाने के बाद लू किंग और अन्य लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। भाई लू किंग, फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के उस आखिरी बुजुर्ग ने अचानक उस तरह चीख क्यों मारी? गाड़ी में बैठे हुए बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। हालांकि वह पहले गाड़ी से बाहर नहीं निकला था, फिर भी उसने लू किंग की आत्मशक्ति में उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया।
गाड़ी चला रहे मागो ने भी अपने कान खड़े कर लिए। पहले मैंने थोड़ी सी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करके फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के उस बुजुर्ग को भ्रम में डाल दिया, जिससे उसे अपने अतीत के अपराध याद आ गए। अप्रत्याशित रूप से वह इतना भयभीत हो गया कि उसने स्वयं को गला घोंटकर मार डाला। लू किंग ने उत्तर दिया। डर के मारे उसकी जान निकल गई। क्या उसने कोई गंभीर पाप किया था? बूढ़ा डॉक्टर भावुक हो गया। एक बार उसने अपनी घृणित इच्छाओं से प्रेरित होकर अपने भाई और भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था, लू किंग ने हल्के स्वर में कहा। बूढ़ा डॉक्टर चुप रहा। वह तो अपने भाई और भाभी को भी मार सकता है जिन्होंने उसे पाला पोसा। ये फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट सचमुच सांपों और चूहों का अड्डा है। इनमें एक भी अच्छा इंसान नहीं है, वेई जियान ने गुस्से से कहा। सामने की ओर मागो भी गुस्से में था, लेकिन वह भी उतना ही हैरान था। भाई लू किंग और भी अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। वह आंतरिक अंगों के क्षेत्र के एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट को भी बिना आवाज किए भ्रम में डालकर आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकता था। ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा गया था। इस मुलाकात से लू किंग और अन्य लोगों को राहत मिली। कम से कम उन्हें ये तो पता था कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट ने उन्हें दरकिनार कर किंगफेक टाउन तक नहीं पहुंचा था। इसके बाद जब तक वे सीधे फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक किंगफेक टाउन सुरक्षित होना चाहिए। गाड़ी स्थिर गति से आगे बढ़ रही थी, जबकि लू किंग शव को ठिकाने लगाने की अपनी विधि पर विचार कर रहा था। अंततः जब उसे कुछ विचार आए तो गाड़ी रुक गई। बूढ़े डॉक्टर, हम काफी देर से रास्ते में हैं और घोड़े थक गए हैं। आगे एक चाय की दुकान है, क्या हम वहाँ आराम कर लें? मागो ने सुझाव दिया। ठीक है, बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया। अनुमति मिलने पर मागो ने गाड़ी को और करीब ले जाने का मार्गदर्शन किया। लू किंग ने पर्दा उठाया और सामने घास का एक शेड देखा, जिस पर चाय लिखा हुआ एक बड़ा कपड़ा हवा में लहरा रहा था। अरे ग्राहकों, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? गाड़ी को धीमा होते देख कंधे पर तौलिया डाले और विनम्र मुस्कान लिए फटे पुराने कपड़े पहने एक युवक झुककर प्रणाम करते हुए आगे बढ़ा। हाँ, हम यात्रा से थक गए हैं और चाय पीना चाहते हैं। क्या आपके पास चारा है? मागो ने पूछा। जी हाँ, शेड के ठीक पीछे सबसे बढ़िया चारा, युवक ने झट से कहा। अच्छा, 2 गट्ठे ले आओ और हमारे घोड़ों को खिला दो, तुम्हें अच्छा भुगतान मिलेगा। ठीक है ग्राहक, कृपया अंदर आइए। उस युवक ने घोड़ों को रास्ता दिखाने में मदद की। लू किंग और अन्य लोग चाय के शेड में दाखिल हुए। एक बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया और बोला, ग्राहकों कृपया यहाँ बैठें। जब वे बैठ गए तो उसने पूछा, आप क्या पीना चाहेंगे? किसी खास चीज की जरूरत नहीं, बस 2 केतली चाय और कुछ खाना, बूढ़े डॉक्टर ने कहा। ठीक है, अभी तुरंत, कृपया प्रतीक्षा करें। बूढ़ा आदमी चला गया और लू किंग चाय की झोपड़ी में चारों ओर देखने लगी। शेड काफी विशाल था, जिसके दूसरी तरफ मेहमानों के लिए कुछ और मेजें लगी थीं, और उनमें से कोई भी साधारण नहीं लग रही थी। लू किंग को आश्चर्य नहीं हुआ। उनके हथियारों को देखकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन दिनों में यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति आमतौर पर साधारण नहीं होता था। इनमें से अधिकांश या तो मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्हें आत्मरक्षा का कुछ कौशल आता था, या फिर वे धनी लोग थे जो गार्ड रखने का खर्च उठा सकते थे। आखिरकार यात्रा तो केवल अमीर लोग ही करते थे। वास्तव में गरीब लोग इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलते थे। अन्य मेजों पर बैठे लोगों ने लू किंग और उसके समूह पर नजर डाली, लेकिन वे चिंतित नहीं दिखे। गाड़ियों में यात्रा करने वाले लोग आमतौर पर साधारण नहीं होते थे, और जब तक कोई कुछ भी हद से ज्यादा नहीं करता था, तब तक एक दूसरे को उकसाने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ ही देर में मालिक चाय के 2 बर्तन और कुछ खाना लेकर आया। चाय कड़वी थी और भोजन में साधारण उबले हुए बंस और सब्जियां थीं, लेकिन इतनी दूरदराज जगह में इन चीजों का होना ही काफी था। लू किंग ने जांच की और उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। फिर उसने एक बन उठाया और खाना शुरू कर दिया। इस फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय की तो इस बार सचमुच बेइज्जती हो गई। कहते हैं कि युवा संप्रदाय प्रमुख की भी हत्या कर दी गई है, और उन्हें नहीं पता कि किसने की। जब लू किंग और अन्य लोग चुपचाप खाना खा रहे थे, तभी बगल की मेज पर हो रही बातचीत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। असंभव, फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट यूनझोउ के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। भला कौन उन्हें उकसाने की हिम्मत करेगा? किसी ने संदेह व्यक्त किया। क्यों नहीं, मेरे भतीजे ने, जो तियान्यान संप्रदाय में शामिल हो गया है, मुझे बताया। उसने कहा कि यह खबर यूनझोउ में हर जगह फैल रही है। ये गलत नहीं हो सकती, पहले व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा। भाई वान के तो बड़े बड़े संपर्क हैं। तियान्यान संप्रदाय 3 प्रमुख संप्रदायों से ठीक नीचे है। आपका भतीजा जरूर बहुत प्रतिभाशाली होगा। ये सुनकर किसी ने तुरंत उसकी चापलूसी कर दी। बिल्कुल नहीं, वह तो बस भाग्यशाली था कि उसे तियान्यान संप्रदाय में शामिल होने का मौका मिल गया। भाई वांग थे, वह विनम्र थे, लेकिन उनकी मुस्कान को दबाया नहीं जा सका। बाकी लोग हैरान थे। तो क्या ये सच है? भला कौन इतना दुस्साहसी होगा कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के युवा गुरु की हत्या कर दे? क्या उन्हें मौत का डर नहीं है? हाँ, मैंने सुना है कि युवा संप्रदाय प्रमुख का पुत्र है। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय अपने दबंग और सुरक्षात्मक स्वभाव के लिए जाना जाता है। क्या वे पागल नहीं हो जाएंगे? उन्हें नहीं पता कि हत्यारा कौन है, लेकिन हाल ही में फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय पागल हो गया है, जिससे यूनझोउ में लगभग उथल-पुथल मच गई है। उन्हें शक है कि अन्य संप्रदाय उनके युवा संप्रदाय प्रमुख के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हाल ही में फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट द्वारा कई शक्तिशाली संप्रदायों से पूछताछ की गई है और उनसे सुराग प्रदान करने के लिए कहा गया है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें दंडित किया जाता है, या उन पर युवा संप्रदाय प्रमुख की हत्या का आरोप लगाया जाता है और उनके संसाधनों को लूट लिया जाता है।
ये तो पागलपन है, ये तो जांच की आड़ में लूटपाट है। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट का युवा सेक्ट मास्टर मर चुका है, लेकिन असली अपराधी को ढूंढने के बजाय वे दूसरे सेक्ट्स को लूट रहे हैं। कितनी तानाशाही है। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय हमेशा से ही दबंग रहा है। वे अक्सर आसपास के संप्रदायों से चढ़ावा वसूलते हैं। अब एक बहाना मिलने से वे और भी ज्यादा लूटपाट कर सकते हैं। कितना लालच और अत्याचार। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके युवा संप्रदाय प्रमुख की हत्या कर दी गई। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर किसी लंबे समय से दमन किए गए संप्रदाय ने चुपके से उसकी हत्या कर दी हो। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये सच है या नहीं? फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट को तो ऐसा ही लगता है। वे हत्यारे की तलाश में बेपरवाह होकर जुटे हुए हैं, लेकिन युनझोउ पर केवल फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय का ही शासन नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। भाई वांग ने कहा, वे किससे मिले? उनके साथी तुरंत उत्सुक हो गए। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के एक बुजुर्ग ने अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से संप्रदाय को लूटने का प्रयास किया। तभी वहां से गुजर रहे कुछ युवा नायकों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद संघर्ष छिड़ गया। अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए उस बुजुर्ग ने 2 युवा नायकों को मार डाला। अप्रत्याशित रूप से उन युवा नायकों में से एक सिल्वर मून संप्रदाय का शिष्य था, और वह भी सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य था। सिल्वर मून सेक्ट। बाकी लोग चौंक गए। सिल्वर मून संप्रदाय भी युनझोउ के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक था, जो फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय से कम शक्तिशाली नहीं था। हाँ, सिल्वर मून सेक्ट मास्टर इसे जाने नहीं देंगे। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय की हालिया सनक ने पहले ही कई लोगों को नाराज कर दिया था। सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए युनझोउ के कई संप्रदायों को निमंत्रण भेजा और उन्हें फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय से पूछताछ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ये तो बहुत बड़ा है। साथ ही उत्साहित थे। भाई वांग, क्या आपको पता है कि सिल्वर मून सेक्ट और अन्य लोग फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट का सामना कब करेंगे? मेरे भतीजे ने कहा कि यह 3 दिन में है। भाई वांग ने जवाब दिया, 3 दिन? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मैंने कल सड़क पर कई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट देखे। कुछ के शरीर की आभा इतनी प्रबल थी कि मैं दंग रह गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि अचानक इतने सारे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बाहर क्यों दिखाई दे रहे हैं। वे जरूर किसी भव्य आयोजन में जा रहे होंगे। इतनी बड़ी खबर हम जैसे गैर संबद्ध मार्शल आर्टिस्टों को ही इतनी देर से पता चलती है। तो भाई वांग, क्या आप इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए यात्रा कर रहे हैं? बेशक। सिल्वर मून संप्रदाय ने युनझोउ के 80% से अधिक संप्रदायों को फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय का सामना करने के लिए एकजुट कर लिया है। मैं ऐसे शानदार नजारे को कैसे चूक सकता था? तो हमें भी इसे नहीं छोड़ना चाहिए। भाई वांग, चूंकि हमारा मिलना तय है, तो क्या हम साथ चलें? खुशी से। बगल वाली मेज पर बैठे समूह को आपस में घुलते मिलते और लगभग भाईचारे की शपथ लेने के लिए तैयार देखकर लू किंग और उसके साथी, जो सुन रहे थे, ने एक दूसरे की ओर देखा। अध्याय 232 जियांगहू। पुरुषों की मेज पर बैठे लोग बिल चुकाने और चाय के मंडप से निकलने से पहले कुछ देर तक शोर शराबा करते रहे। ऐसा लग रहा था कि वे जल्दी से रवाना होने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट में होने वाले भव्य शो को देखने से चूक न जाएं। उनके जाने के बाद बाकी 2 टेबलों पर बैठे लोग भी अपने बिल चुकाने लगे और जाने लगे। लू किंग ने उनके जाते हुए चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर विचारमग्न भाव था। 2 प्याले चाय खत्म करने और मांटो, घोड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला झाड़ साफ करने के बाद लू किंग और उसके साथियों ने थोड़ी देर आराम किया। घोड़ों को खाना पानी पिलाने और उन्हें अच्छी तरह आराम देने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। डॉक्टर चेन, किसने सोचा होगा कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा? वेई जियान ने गाड़ी से आश्चर्यपूर्वक टिप्पणी की। हाँ, मुझे लगा था कि वे अपने युवा संप्रदाय प्रमुख के लापता होने पर बहुत परेशान होंगे। किसने सोचा होगा कि वे इसे बहाना बनाकर अन्य छोटे गुटों पर और भी अधिक आक्रामक रूप से अत्याचार और लूटपाट करेंगे? मागो ने आह भरी। केवल लू किंग ही मौन खड़ी रही। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। बूढ़े डॉक्टर ने उसके चेहरे के भाव देखकर पूछा, आह किंग, तुम क्या सोच रहे हो? गुरुजी, मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि किंगफेंग कस्बे में मरने वाले फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के युवा गुरु और संप्रदाय के अन्य शिष्य क्यों नहीं बच पाए। तर्कसंगत रूप से फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय को इतनी जल्दी उनकी मृत्यु की पुष्टि नहीं करनी चाहिए थी। ज्यादा से ज्यादा उन्हें यह मान लेना चाहिए था कि वे लापता हैं। तो फिर यह खबर युनझोउ में इतनी जल्दी कैसे फैल गई? लू किंग ने प्रश्न किया। बिल्कुल, मागो ने सहमति जताई। हम किंगफेंग कस्बे से बिना देरी किए आए। फिर भी जियांगहू के उन मेहमानों को युवा संप्रदाय प्रमुख की मृत्यु के बारे में ऐसे पता था जैसे ये अभी हाल ही में हुई हो। ये काफी संदिग्ध है। ये सुनकर लू किंग के मन में एक विचार आया। आह किंग, क्या तुमने कुछ सोचा है? बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। हाँ, मुझे संदेह है कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के पास कोई दुर्लभ खजाना हो सकता है जो उनके युवा सेक्ट मास्टर के जीवन और मृत्यु की पुष्टि तुरंत कर सकता है। अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं बनता। लू किंग ने अनुमान लगाया। क्या सचमुच दुनिया में ऐसा कोई खजाना है? मागो आश्चर्यचकित रह गया। जागीरदार द्वारा दिए गए नक्शे के अनुसार फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट किंगफेंग टाउन से 1000 मील दूर है। ये दुनिया चमत्कारों से भरी है, जियान के विशाल कड़ाहे की तरह। इसे देखने से पहले क्या आपने कभी कल्पना की होगी कि ऐसी चमत्कारिक वस्तु भी अस्तित्व में हो सकती है? लू किंग मुस्कुराया। मागो को वेई परिवार के भूमिगत कक्ष में देखा गया वह अजीबोगरीब विशाल कड़ाहा याद आ गया। एक पल के लिए वह अवाक रह गया। वास्तव में अपनी आंखों से देखने से पहले वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसी कोई अद्भुत कलाकृति अस्तित्व में हो सकती है।
लेकिन बूढ़े डॉक्टर को लू किंग की बातों पर कोई संदेह नहीं था। वह जानते थे कि लू किंग को अमर साधना की परंपरा विरासत में मिली है। चूंकि उन्होंने इतने विश्वास के साथ बात की, ये स्पष्ट था कि उन्होंने इस बात पर विचार किया होगा कि फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय ने युवा संप्रदाय प्रमुख की मृत्यु की पुष्टि कैसे की थी। लू किंग के चिंतन में फिर से मग्न हो जाने के कारण गाड़ी में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। वह वास्तव में अनुमान लगा रहा था, यदि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट ने मोजुवान की मृत्यु का निर्धारण करने के लिए जीवन या आत्मा की गोलियों का उपयोग किया था, तो ये संकेत देता है कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट में किसी को अमर साधना विरासत में मिली थी। कम से कम उनके पास कुछ अमर दाव कलाकृतियां तो थीं ही। इसका मतलब ये था कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट की उनकी यात्रा में कुछ अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। हालांकि बदलाव होने पर भी लू किंग चिंतित नहीं था। उसके गुरु की साधना न केवल चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, बल्कि वे ची साधना में भी निपुण हो गए थे। उनकी बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति के साथ उनकी ताकत अब एक सिद्ध जन्मजात गुरु के बराबर थी। जहां तक स्वयं उसकी बात है, यदि उसे चरम सीमा तक धकेल दिया जाए तो वह सीधे दिव्य लोक में प्रवेश कर सकता है। एक बार ऐसा हो जाने पर वह दिव्य ऊर्जा का संघनन करेगा और दो महान आध्यात्मिक कलाकृतियों कियानकुन थैली और पृथ्वी आत्मा मोती के बल पर उसकी युद्ध शक्ति उसके गुरु से भी कहीं अधिक प्रबल हो जाएगी। वह किसी से नहीं डरेगा। अगर फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट का कोई सच्चा अमर साधक भी प्रकट हो जाए तो भी उसे पूरा भरोसा था कि वह उन्हें आसानी से हरा सकता है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, ये जानते हुए कि युनजोउ के प्रमुख संप्रदाय कुछ ही दिनों में न्याय मांगने के लिए फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय में पहुंचेंगे। लू किंग और उसके साथियों को कोई जल्दी नहीं थी। अपनी गति के साथ वे निश्चित रूप से 3 दिनों में फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय पहुंच सकते थे। शाम होते ही गाड़ी रुक गई। बूढ़े डॉक्टर, अंधेरा हो रहा है और आगे एक परित्यक्त मंदिर है। मुझे लगता है कि हमें रात वहीं बितानी चाहिए, मागो ने सुझाव दिया। चलिए यहीं रुकते हैं, बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाल ही में वे ज्यादातर समय खुले में ही सो रहे थे और उन्हें इसकी आदत हो गई थी। एक जर्जर मंदिर में आश्रय मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात मानी जाती थी। मागो ने रथ को धीरे धीरे मंदिर की ओर मोड़ा। अंदर प्रवेश करने पर उन्हें पता चला कि यह एक छोटा सा परित्यक्त पर्वतीय देवता का मंदिर था। इसके अतिरिक्त लू किंग ने मंदिर के बाहर घोड़ों पर नजर डाली और महसूस किया कि उनसे पहले कोई वहां पहुंच चुका है। मंदिर के अंदर मौजूद लोग रथ की आवाज सुनकर जांच करने के लिए बाहर आए। एक दूसरे को देखते ही दोनों पक्ष क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। लू किंग ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या संयोग है, बाहर आने वाले 2 लोग एक युवक और युवती थे, जिनकी पीठ पर लंबी तलवारें थीं। ये वही लोग थे जिन्हें उन्होंने दोपहर में चाय के स्टॉल पर देखा था। मागो ने भी उस युवा जोड़े को पहचान लिया और तुरंत उनका अभिवादन करते हुए कहा, नमस्कार कुमारी। युवा स्वामी, अरे शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ फिर मिलेंगे। युवा जोड़ी ने लू किंग और उसके साथियों को पहचानते हुए तुरंत जवाब दिया, सचमुच मिलना तो नियति है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मंदिर में हमारे लिए ठंडी धुंध और सुबह की ओस से बचने के लिए जगह है? बूढ़े डॉक्टर ने विनम्रता से पूछा। हाँ, मंदिर बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन अंदर काफी विशाल है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम सब अंदर समा सकते हैं, युवा जोड़े ने जवाब दिया। क्योंकि लू किंग और उसके साथी उपद्रवी नहीं लग रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बूढ़े डॉक्टर ने आभार व्यक्त किया और लू किंग और अन्य लोगों को अंदर ले गए। मागो गाड़ी खड़ी करने चला गया। अंदर उन्हें एक छोटा सा आंगन मिला। उसे पार करने के बाद वे पर्वत देवता को समर्पित मुख्य हॉल में पहुंचे। हॉल में प्रवेश करते ही उन्होंने 3 और लोगों को देखा, एक गोल मटोल अधेड़ उम्र का आदमी और 2 युवक। पिंगा, बाहर कौन लोग हैं? गोल मटोल अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने युवती के अंदर आते ही पूछा। पिताजी, ये डॉक्टर चेन और उनके साथी हैं, जिनसे हमारी मुलाकात दोपहर में चाय के स्टॉल पर हुई थी। वे अभी अभी आए हैं और अंधेरा होते देख यहीं रात बिताना चाहते हैं, युवती ने उत्तर दिया। डॉक्टर चेन, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लू किंग और उसके साथियों की ओर देखा। वृद्ध चिकित्सक आगे बढ़े और विनम्रतापूर्वक बोले, मेरा उपनाम चेन है और मैं एक चिकित्सक हूँ। ये मेरे शिष्य और सेवक हैं। हम अपनी यात्रा में जल्दी में थे और समय का ध्यान नहीं रख पाए। अब जब अंधेरा हो रहा है तो क्या हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमें रात भर रुकने दें? डॉक्टर चेन, आप बहुत ही विनम्र हैं। यह एक निर्जन स्थान है और यहाँ कोई भी रह सकता है। हम अभी अभी आए हैं और यहाँ के मालिक नहीं हैं। अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर यात्रा करना आसान नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम सब एक साथ रह सकते हैं, गोल मटोल अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा उपनाम जू है। जब बूढ़ा डॉक्टर और गोल मटोल अधेड़ उम्र का आदमी बातें कर रहे थे, लू किंग और वेई जियान ने एक जगह ढूंढी और उसे साफ करना शुरू कर दिया। इसी बीच पिंग र नाम की युवती उत्सुकतावश शियाओ यान के पास पहुंची, क्योंकि वह उस छोटे से जीव को देख रही थी जिसे वह पकड़े हुए थी। छोटी बहन, तुमने क्या पकड़ रखा है? उसने पूछा। नमस्ते बहन, जियाओ यान ने मधुरता से अभिवादन किया। ये छोटी ली है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। छोटी ली? पिंग एर ने आधी बंद आंखों वाली छोटी ली को देखा और उसके प्रति उसका स्नेह और भी बढ़ गया। ये कितनी प्यारी है, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? आपको छोटी ली से पूछना होगा, शियाओ यान ने छोटी ली की ओर देखते हुए कहा। नन्हा ली अपनी आंखें खोलकर उस युवती पर एक नजर डाली और फिर अपना सिर दूसरी तरफ घुमाकर सोने का नाटक करता रहा। दोनों छोटे बच्चे काफी समय से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाए हुए थे।
शाओ यान तुरंत लिटिल ली का मतलब समझ गई। उसने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना बहन, छोटी ली को अजनबियों द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं है। मैं समझ गई, युवती ने थोड़ी निराशा महसूस करते हुए कहा। हालांकि उनका ध्यान तुरंत किसी और चीज की ओर आकर्षित हो गया। छोटी बहन, तुमने कहा था कि तुम्हें इससे पूछना है, क्या ये छोटा सा जीव तुम्हें समझ सकता है? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, छोटी ली कमाल की है, ये हमारी बातें समझ सकती है, जियाओ यान ने गर्व से कहा। ये सुनकर उस युवती की लिटिल ली के बारे में जिज्ञासा और भी बढ़ गई, लेकिन लिटिल ली के उदासीन रवैये को देखकर उसे थोड़ी निराशा हुई। उसने एक पल सोचा और पूछा, छोटी बहन, क्या तुम जानती हो कि छोटी ली को क्या खाना पसंद है? छोटी ली को मछली खाना बहुत पसंद है, शियाओ यान ने बिना किसी झिझक के कहा। मछली पसंद है? युवती परेशान हो गई। उनके थैलों में मछली को छोड़कर सब कुछ था। मछली में तेज गंध होती थी और यात्री इसे अपने साथ शायद ही कभी ले जाते थे। सूखे मांस के बारे में क्या छोटी ली को सूजा हुआ मांस पसंद है? मेरे पैकेट में बहुत सारा सूजा हुआ मांस है, युवती ने उम्मीद से पूछा। लेकिन शियाओ यान ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, छोटी ली को मछली सबसे ज्यादा पसंद है और वह बहुत कम ही सूखा मांस खाती है। सूखे खाने के बारे में क्या ख्याल है? सफाई कर रही वेई जियान ने देखा कि युवती लिटिल ली को खुश करने के लिए तरह तरह के तरीके आजमा रही थी और उसे यह मजेदार लगा। छोटी ली बहुत घमंडी थी। शियाओ यान और लू किंग के अलावा वह शायद ही किसी के प्रति स्नेह दिखाती थी। चाहे कोई भी हो, वह उदासीन ही रहा। यहाँ तक कि डॉक्टर चेन भी शायद ही कभी स्वेच्छा से पास आते थे, ठीक उसकी माँ की तरह, जिसने पिछले 2 वर्षों में लिटिल ली के करीब आने के अनगिनत प्रयास किए थे। कई बार मछली का लालच देकर भी वह बार बार असफल रही। लिटिल ली को पकड़ने की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। इस युवती को लगा कि वह थोड़े से खाने से लिटिल ली का दिल जीत लेगी, लेकिन यह महज एक कोरी कल्पना थी और वाकई उस युवती के तमाम प्रयासों के बावजूद वह लिटिल ली के करीब नहीं पहुंच सकी। यहाँ तक कि जब उसने उसे उसकी पसंदीदा पेस्ट्री दी, तब भी लिटिल ली ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। इसके बजाय जियाओ यान ने कई स्वादिष्ट पेस्ट्री का आनंद लिया। अंततः छोटी ली उस युवती के लगातार परेशान करने से तंग आकर शियाओ यान की बाहों से कूदकर लू किंग के कंधे पर चढ़ गई और उसके कपड़ों में छिप गई। उस समय युवती पूरी तरह से असमंजस में थी और केवल हताश महसूस कर रही थी। आखिरकार एक लड़की होने के नाते वह किसी अजनबी को परेशान नहीं कर सकती थी। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से बूढ़े डॉक्टर और गोल मटोल अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नज़र से नहीं बच पाया। डॉक्टर चेन, आपकी नन्ही सी बच्ची काफी बुद्धिमान है। मेरी बेटी कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही थी, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। कोई बात नहीं, छोटी ली का स्वभाव थोड़ा अजीब है। आमतौर पर किंग और शियाओ यान को छोड़कर वह शायद ही किसी के करीब आती है। कृपया बुरा न माने, बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए समझाया। मैं समझ गया, इस छोटे से जानवर का अपना ही एक अलग व्यक्तित्व है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने टिप्पणी की। वैसे श्रीमान जू, मैंने पहले आपको ये कहते सुना था कि आप फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट जा रहे हैं, बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। जी हाँ, दोपहर में चाय के मंडप में आपने सुना ही होगा कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं अपने शिष्यों को ज्ञानवर्धन के लिए वहाँ ले जा रहा हूँ। भला हम ऐसे अवसर को कैसे चूक सकते हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया। लेकिन क्या दोपहर में आए जियांगहू के उन मेहमानों ने भी यही नहीं कहा था कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट हमेशा से ही अहंकारी और दबंग रहा है? क्या आपको इस खतरे की चिंता नहीं है? बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। हाँ, युनजोउ के प्रमुख संप्रदाय फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट को घेरने वाले हैं। उनके पास हमसे निपटने का समय ही नहीं होगा। वैसे भी भले ही मैं बहुत कुशल न हूँ, लेकिन अपने शिष्यों की रक्षा करने की मुझ में कुछ क्षमता तो है ही, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। श्री जू, आप वाकई प्रभावशाली हैं, बूढ़े डॉक्टर ने प्रशंसा की। वैसे डॉक्टर चेन, आप कहाँ जा रहे हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। हम पहले फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के क्षेत्र में जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन दोपहर में जियांगहू के मेहमानों की बातें सुनने के बाद हम दुविधा में हैं। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट युनजोउ में एक बड़े विवाद का केंद्र बनने वाला है। अगर हम अभी वहां गए तो हम भी उसमें फंस सकते हैं, बूढ़े डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire एट वेबसाइट खोजें। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। चूंकि आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस भव्य आयोजन को नहीं छोड़ना चाहिए। युनजोउ के अधिकांश संप्रदाय और गुट वहां मौजूद होंगे। अगर आप इसे चूक जाते हैं तो ये बहुत खेदजनक होगा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं, डॉक्टर चेन, चूंकि हमारी आपस में अच्छी बनती है, अगर आपको सड़क पर सुरक्षा की चिंता है तो कल हमारे साथ क्यों नहीं चलते? हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। हमारे साथ होने से आम डाकू आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रसन्नता से कहा। बूढ़े डॉक्टर ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ईमानदारी को भांप लिया और कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया। तो फिर मैं और मेरे शिष्य आपका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करेंगे। इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बात खत्म। ये सुनकर युवती प्रसन्न हो उठी। अगर वे कल साथ यात्रा करें तो उसे लिटिल ली के और करीब आने का ज्यादा समय मिल जाएगा। वह तुरंत शियाओ यान को ढूंढने चली गई ताकि लिटिल ली की पसंद के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। जब लू किंग ने सुना कि उसके गुरु ने कल उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति और उसके समूह के साथ यात्रा करने का फैसला किया है तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा और खाना बनाने की तैयारी जारी रखी।
कुछ ही समय में एक मनमोहक सुगंध हवा में फैल गई, जो धीरे धीरे पूरे पर्वतीय देवता मंदिर में व्याप्त हो गई। अध्याय 233। ये कैसी गंध है? ये तो बहुत ही सुगंधित है। जैसे ही सुगंध हवा में फैली, गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्य से 2 बार सूंघा। रात का खाना तो मेरा शिष्य ही बना रहा होगा। रास्ते भर हमारे खाने की जिम्मेदारी वही संभालता आया है। बूढ़े डॉक्टर ने उस जानी पहचानी खुशबू को पहचानते हुए हंसते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर चेन का सम्मानित शिष्य खाना पकाने में भी कुशल होगा। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और वह और भी उत्सुक हो गया। मुझे आश्चर्य है कि आपका शिष्य आज रात के खाने में क्या बना रहा है। उसकी बेचैन मुद्रा देखकर बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। चलो बाहर जाकर देखते हैं। ये तो बहुत बढ़िया होगा, गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक कहा। बूढ़े डॉक्टर के चेहरे पर दिख रहे आनंदित भाव को देखकर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, डॉक्टर चेन, सच कहूं तो अच्छे खाने के अलावा मेरा कोई और शौक नहीं है। जब भी मुझे कोई स्वादिष्ट चीज दिखती है तो मैं उसे बनाने का तरीका पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठ पाता। श्रीजू वास्तव में एक महान चरित्र के व्यक्ति हैं। दोनों जब हॉल से बाहर निकले तो उन्होंने आंगन में धुआं उठता हुआ देखा। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शिष्य और वेई जियान आग के चारों ओर एकत्रित थे और आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। आग पर कई मोटे ताजे खरगोश और मछलियां भुन रही थीं, जिनकी मनमोहक सुगंध पूरे मंदिर में फैल रही थी। स्वाभाविक रूप से लू किंग ही मांस भून रही थी। इससे पहले वह पास के जंगल में शियाओ ली के साथ खरगोशों का शिकार करने गया था, ताकि सड़क पर कई दिनों तक जल्दबाजी में खाना खाने के बाद एक अच्छा भोजन बना सके। मछलियां एक अप्रत्याशित लाभ थीं। खरगोशों को पकड़ने के बाद वे एक पहाड़ी झरने के पास पहुंचे। लू किंग, ये जानते हुए कि शियाओ ली ने काफी समय से ताजी मछली नहीं खाई थी, ने अपने स्थानिक ऊर्जा थैले से एक मछली पकड़ने वाली छड़ी निकाली और कुछ लाइनें डालीं, जिससे जल्दी ही कई बड़ी काप मछलियां पकड़ी गईं, जिससे शियाओ ली बहुत खुश हुआ। क्या वह कुछ भून रहा है? लेकिन भुने हुए खरगोश और मछली की खुशबू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने पहले भी भुना हुआ खरगोश और मछली खाई थी, लेकिन उन्होंने कभी इतनी सुगंधित गंध नहीं सुनी थी। इसी क्षण उसने देखा कि लू किंग ने अपने पैरों के पास रखे एक कटोरे से मुट्ठी भर भूरे सफेद रंग का पाउडर उठाया और उसे भुने हुए खरगोशों पर छिड़क दिया। तुरंत ही एक और भी तेज सुगंध फैली, जिससे वेई जियान और अन्य लोग अनजाने में ही घबरा गए और निगलने लगे। यह इस प्रकार है। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे पहले जो अजीब सी गंध महसूस हुई थी, वह लू किंग द्वारा छिड़के गए पाउडर से आ रही थी। भाई, क्या खरगोश तैयार है? लू किंग के बगल में बैठी शियाओ यान ने अपने होठों के कोने पर हल्की सी लार टपकाते हुए पूछा। बस थोड़ी देर और, लू किंग ने खरगोशों पर तेल लगाते हुए कहा। पहले त्वचा कुरकुरी होनी चाहिए, फिर यह एकदम सही हो जाएगी। बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम। गल्प। ये सुनकर वेई जियान और अन्य लोगों के मुंह में और भी ज्यादा पानी आ गया। हाहा, छोटे मालिक कितना स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं। खुशबू इतनी लुभावनी है कि अंदर तक पहुंच गई है। गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी पास आते हुए हंसा। मालिक, उनके शिष्यों ने उन्हें देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की। पिताजी, एक छोटी लड़की खुशी से दौड़कर आए। मास्टर लू मांस भून रहे हैं और उसकी खुशबू लाजवाब है। हाँ, मुझे उसकी खुशबू आ रही थी, इसीलिए मैं बाहर आया हूँ। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। युवा स्वामी लू, आपका भुना हुआ मांस सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। श्रीमान जू, आप बहुत दयालु हैं। ये तो बस एक साधारण कौशल है, लू किंग ने विनम्रता से उत्तर दिया। वैसे तुमने खरगोशों पर कौन सा पाउडर छिड़का था? उसके बाद तो खुशबू बहुत तेज हो गई थी, गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। यह मसाला मैंने खुद बनाया है। भुने हुए मांस पर छिड़कने से इसका स्वाद बढ़ जाता है, लू किंग ने हल्के भूरे सफेद रंग के पाउडर का कटोरा देते हुए समझाया। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे लिया, सूंघा, फिर थोड़ा सा चखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने टिप्पणी की, ये पाउडर काफी खास है, इसकी सुगंध अनूठी है। लू किंग खरगोशों को भूनता रहा। जब मांस तेल से लथपथ और चटकने लगा तो उसने उस पर एक मुट्ठी पाउडर छिड़का और फिर खरगोशों को आग से उतार लिया। उसने फटाफट भुने हुए 4 खरगोशों को 10 हिस्सों में बांट दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी को उसका हिस्सा मिले। सभी को भोजन परोसने के बाद लू किंग ने एक बांस की नली खोली, एक कटोरे में कुछ चटक लाल रंग का पाउडर डाला और कहा, मास्टर, श्रीमान जू, कृपया। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्सुकतापूर्वक व्यंजन स्वीकार कर लिया। मैंने काफी समय से लू किंग का भुना हुआ मांस नहीं खाया है, बूढ़े डॉक्टर ने अपनी प्लेट उठाते हुए कहा। मास्टर, श्रीमान जू, कृपया आनंद लें, मैं कुछ और खाना तैयार करती हूँ, लू किंग ने आग के पास लौटते हुए कहा। डॉक्टर चेन, कृपया, गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा और खरगोश का एक टुकड़ा खाने में सबसे आगे बढ़ गया। जैसे ही मांस उसकी जीभ से छुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। खरगोश का मांस बाहर से कुरकुरा, अंदर से नर्म और बेहद स्वादिष्ट था। यह अब तक का सबसे बेहतरीन भुना हुआ खरगोश था जो उसने कभी खाया था। डॉक्टर चेन, आपके शिष्य का भुना हुआ मांस सचमुच बेजोड़ है। ये भुना हुआ खरगोश तो लाजवाब है। एक निवाला खत्म करने के बाद उसने कहा। हाँ, आप तो बहुत दयालु हैं। आग के पास वापस आकर लू किंग ने शियाओ यान को एक छोटा हिस्सा दिया। धन्यवाद भाई जी। शियाओ यान ने खरगोश को उठाया और खुशी खुशी खाने लगी। लू किंग ने बाकी लोगों से कहा, कृपया औपचारिकता न बरतें। खरगोश ज्यादा नहीं है, लेकिन सबको इसका स्वाद जरूर चखना चाहिए।
खाने को उत्सुकता से देख रही छोटी लड़कियां अब और इंतजार नहीं कर सकीं। उन्होंने झटपट एक एक हिस्सा ले लिया। मागो और वेई जियान ने पहले ही खाना शुरू कर दिया था और अतिरिक्त स्वाद के लिए अपने मांस में लाल पाउडर मिला रहे थे। युवा स्वामी, आपकी भूनने की कला हमेशा की तरह उत्कृष्ट है, मागो ने प्रशंसा की। वेई जियान ने सहमति में सिर हिलाया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर aether-ovalfire.net वेबसाइट खोजें। लू किंग के हाथ का खाना अब तक का सबसे बेहतरीन था। यहाँ तक कि हवेली का मुख्य रसोइया भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उनकी माँ भी कभी कभी गर्मी से बचने के बहाने उनके दूसरे घर में रुक जाती थी, लेकिन असल में वह लू किंग के हाथ के बने खाने का आनंद लेने के लिए ही वहाँ जाती थी। उनकी अतिरंजित प्रतिक्रियाओं को देखकर युवा लड़कियां खुद को रोक नहीं पाईं और स्वादिष्टता पर आश्चर्य से चिल्लाते हुए खरगोश का मांस खाने लगीं। लू किंग ने उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर उसे अपनी पैंट के एक पैर में खिंचाव महसूस हुआ। नीचे देखते हुए उसने पाया कि शियाओ ली उसे घूर रही थी। चिंता मत करो शियाओ ली, तुम्हारी मछली भी तैयार है। लू किंग ने पहले खरगोशों को भूना और फिर मछली पकाना शुरू किया, इसलिए इसमें थोड़ा अधिक समय लगा। जब उसने अंततः भुनी हुई मछली शियाओ ली को सौंपी तो उसने जल्दी से बर्तन में चावल और मांस तैयार किया और उसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद ही उसने खरगोश का अपना हिस्सा खाना शुरू किया। मांस अभी भी थोड़ा गर्म था, बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम था और हर टुकड़ा रसदार और स्वादिष्ट था। लू किंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह अब भी अच्छा था। काफी समय से मांस न भूनने के बावजूद उसके कौशल में कोई कमी नहीं आई थी। असली स्वाद का आनंद लेने के बाद उसने अपने मांस में थोड़ा लाल पाउडर मिलाया और खाना जारी रखा। यहाँ तक कि मागो और वेई जियान भी कभी कभी अपने बचे हुए मांस में और अधिक लाल पाउडर मिला लेते थे। ये देखकर एक युवती ने उत्सुकता से पूछा, युवा स्वामी लू, आप बार बार ये लाल पाउडर क्यों मिला रहे हैं? यह मिर्च पाउडर है, एक और मसाला जो मैंने बनाया है। इसका स्वाद थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे मांस में नहीं डाला। शाओ यान को भी यह पसंद नहीं है, लू किंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। हाँ बहन, ये बहुत तीखा है। शियाओ यान को ये पसंद नहीं है, शियाओ यान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मानो उसे कोई अप्रिय याद आ रही हो। मिर्च बुकनी। छोटी लड़कियां मसाले को उत्सुकता से देख रही थीं। मिर्च पाउडर। लू किंग की बात सुनकर गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भी जिज्ञासा हुई। डॉक्टर चेन, मिर्च पाउडर क्या होता है? यह एक और मसाला है जो लू किंग ने बनाया है। ये काफी उत्तेजक है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन लू किंग और जियान को ये बहुत पसंद है, बूढ़े डॉक्टर ने समझाया। वाह, कितना दिलचस्प है, मुझे इसे जरूर आजमाना चाहिए। गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति जो हमेशा नए नए व्यंजन आजमाने के लिए उत्सुक रहता था, तुरंत दिलचस्पी दिखाने लगा। वह आधा खाया हुआ खरगोश का मांस हाथ में लिए हुए चलकर वहां पहुंचा। युवा स्वामी लू, क्या मैं थोड़ी मिर्च पाउडर चख सकता हूँ? बिल्कुल श्रीमान जू, लेकिन ये काफी तीखा है, मुझे यकीन नहीं है कि आपको पसंद आएगा। लू किंग ने मिर्च पाउडर का कटोरा देते हुए कहा। हाँ, मुझे अजीबोगरीब खाने की चीजें आजमाना बहुत पसंद है। चिंता मत करो, गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने मांस पर थोड़ी मिर्च पाउडर छिड़कते हुए और एक निवाला लेते हुए कहा। पहले तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ बार चबाने के बाद तीखापन उसके पूरे मुंह में फैल गया। यह एक तीव्र, थोड़ा दर्दनाक एहसास था, फिर भी खरगोश के स्वाद के साथ मिलकर यह बेहद आनंददायक था। कितना अनोखा स्वाद है। गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी बेहद खुश था। यह एक नया अनुभव था और उसे ये बहुत पसंद आया। अपने गुरु को इतना प्रभावित देखकर शिष्यों ने भी तुरंत उनका अनुकरण किया। तीनों पुरुष शिष्यों को मिर्च पाउडर का स्वाद अच्छा लगा, लेकिन युवती को ये बहुत ज्यादा लगा और वह खांसने लगी और पानी लेने के लिए भागी। पिताजी, आपने मुझे धोखा दिया, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। कई घूंट पानी पीने के बाद आखिरकार उसे लगा कि उसकी जीभ ठीक हो गई है और उसने अपने पिता से शिकायत की, नहीं, ये स्वादिष्ट है। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मिर्च से ढके खरगोश का एक और टुकड़ा खाते हुए कहा और मसालेदार और सुगंधित स्वाद का आनंद लिया। उसे इतना आनंद लेते देख लड़की अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता और भाई इतनी तीव्र चीज कैसे खा सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लू किंग ने कहा था कि यह खास है और हर कोई इसे संभाल नहीं सकता। पिता और बेटी के बीच लगभग बहस होते देख लू किंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्हें इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। इस दुनिया के लोग मसालेदार भोजन के उतने आदी नहीं लगते थे। कम से कम कामचोऊ में तो यही स्थिति थी। वे खाना पकाने में जिस सबसे तीखे मसाले का इस्तेमाल करते थे वह अदरक था। उसने जो मिर्च पाउडर बनाया था वह बहुत ज्यादा तीखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर कोई इसे संभाल नहीं सकता था। युवा स्वामी लू, यह मिर्च पाउडर सचमुच अनोखा है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं चखा। ये किस चीज से बना है? गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। इसका मुख्य घटक एक औषधीय जड़ी बूटी है जिसे मैंने संयोगवश खोजा था, लू किंग ने समझाया। उन्होंने शियाओली के साथ औषधीय जड़ी बूटियों की खोज यात्रा के दौरान 6 सन पेपर नामक जड़ी बूटी की खोज की थी। ये देखने में उसके पिछले जीवन की मिर्चों जैसा था, लेकिन उससे भी ज्यादा तीखा था और इसमें ऊर्जा बढ़ाने वाले गुण थे जो इसे एक मूल्यवान जड़ी बूटी बनाते थे। इसकी खोज करने के बाद लू किंग ने अपने आंगन में कई पौधे लगाए थे और वर्षों से वे खूब फले फूले, जिससे उन्हें भरपूर मात्रा में 6 सन पेपर्स मिले। उन्होंने इसके उपयोग के विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग किया था और मिर्च पाउडर उन्हीं की रचनाओं में से एक था। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि आप एक औषधीय जड़ी बूटी से इतना स्वादिष्ट मसाला बना सकते हैं।
युवा मास्टर लू, ऐसा लगता है कि भोजन में आपकी रुचि भी मेरी ही तरह गहरी है। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रसन्नता से कहा। मुझे अपने खाली समय में खाने के साथ प्रयोग करना अच्छा लगता है, लू किंग ने स्वीकार किया। हाँ, मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस दूरस्थ स्थान पर ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिला, गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। उन्हें ये जानकर और भी खुशी हुई कि वह अगले कुछ दिनों तक लू किंग और उनके समूह के साथ यात्रा करेंगे, और उन्हें लगा कि यह पिछले कई वर्षों में लिया गया उनका सबसे अच्छा निर्णय था। उनके जैसे मार्शल आर्टिस्टों के लिए भुने हुए मांस की एक थाली पर्याप्त नहीं थी, इसलिए लू किंग ने और भी व्यंजन तैयार किए। इनमें से प्रत्येक ने गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति और उसके शिष्यों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न किया, जिससे वे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। हालांकि जब सभी लोग पर्वतीय मंदिर में भोजन का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक बाहर हंगामा मच गया। अध्याय 234। क्या हो रहा है? बाहर हो रहे शोर को सुनकर मंदिर में भोजन कर रहे लोग अचंभित रह गए। बॉस, यहाँ गाड़ी क्यों है? उन्होंने बाहर एक आवाज सुनी। क्या ये स्पष्ट नहीं है? यहाँ कुछ अमीर लोग पनाह ले रहे होंगे। हम खुशकिस्मत हैं, अभी अभी एक बड़ी सफलता मिली है और अब एक और व्यापारिक अवसर दस्तक दे रहा है। एक और कर्कश आवाज ने जवाब दिया। दोस्तों, हमें और काम मिला है। इस टूटे हुए मंदिर को घेर लो और मोटी भीड़ को भागने मत दो। हाँ, कई लोगों के जवाबों के बीच कदमों की सरसराहट की आवाज जर्जर मंदिर के चारों ओर गूंजने लगी। स्पष्ट था कि बाहर मौजूद लोग पूरे पर्वत देवता मंदिर को घेरे हुए थे। लू किंग और उसके साथियों के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। सामने के आंगन का आधा टूटा हुआ फाटक अचानक उड़कर आंगन में जा गिरा। हाँ, मोटी भीड़ें अंदर ही हैं। हंसते हुए, तलवारें लिए हुए और खून की तेज दुर्गंध फैलाते हुए 1 दर्जन से अधिक हटे कट्टे आदमी मंदिर के बाहर से अंदर चले आए। उनका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर कंखजूरे जैसा एक विशाल निशान था, जो उसे भयंकर और डरावना दिखा रहा था। उसके पीछे खड़े लोग भी क्रूर लग रहे थे, मानो वे दुष्ट आत्माओं के समान हों। स्पष्ट रूप से अच्छे लोग नहीं थे। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? गोल चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का शिष्य खड़ा हुआ और उसने प्रश्न किया। हम कौन हैं? जाहिर है, हम पहाड़ी डाकू हैं। जहाँ तक हमारी मंशा की बात है, क्या ये स्पष्ट नहीं है? हम तुम्हें लूटने आए हैं। उस निशान वाले आदमी ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान से उसका निशान हिलने लगा, जो देखने में बिल्कुल असली कंखजूरे जैसा लग रहा था, और यह काफी डरावना था। इस भयावह दृश्य ने छोटी बच्ची जू पिंग को सीधे तौर पर डरा दिया, जो धीरे से चीखी और अपने पिता के पीछे छिप गई। जू पिंग की इस हरकत को देखकर उस जख्मी आदमी की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। पहाड़ी डाकू, लूटपाट, गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मजाकिया भाव दिखाया। दोस्त, क्या तुम्हें कुछ गलतफहमी है? क्या तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई खास पिछला रिकॉर्ड है? उस निशान वाले आदमी ने लू किंग और उसके समूह को दिलचस्पी से देखा। उनकी धारणा में, यद्यपि आंगन में कुछ लोग मार्शल आर्ट जानते थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल टेंडन और बोन्स के स्तर पर था, जिसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, हम तो बस आम यात्री हैं। हमारे पास कोई कीमती सामान नहीं है, इसलिए अगर आप हमें लूटने की सोच रहे हैं, तो आपने गलत निशाना चुना है। सचमुच, ये कहना मुश्किल है। बाहर जो रथ है, वह तुम्हारा है ना? जो कोई ऐसा रथ खरीद सकता है, वह जरूर अमीर होगा। तुम्हारे पास कीमती सामान कैसे नहीं हो सकता? इसके अलावा, अगर कीमती सामान नहीं भी है, तो क्या वह थोड़ी सी सुंदर नहीं है? अगर मैं उसे अपनी 13वीं रखेल बना लूं, तो ये बहुत अच्छा होगा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नेट वेबसाइट खोजें। ये शब्द सुनकर गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। शुरू में डाकुओं की संख्या और तीरंदाजों की मौजूदगी के कारण वह सतर्क था। उसे डर था कि संघर्ष से डॉक्टर चेन और अन्य लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन डाकुओं के सरदार का उसकी बेटी के प्रति इरादा असहनीय था। जैसे ही गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी भड़कने ही वाला था, लू किंग अचानक बोल पड़ी। तुम्हारी कमर से क्या लटका हुआ है? सभी लोग स्तब्ध रह गए और सबने उस घायल व्यक्ति की कमर की ओर देखा। वहां एक फूला हुआ कपड़े का थैला लटका हुआ था, जिसके निचले हिस्से से गहरा लाल खून रिस रहा था। तुम्हारा मतलब इससे है? उस निशान वाले आदमी ने अपनी कमर से थैला निकाला। यह मेरी ट्रॉफी है। उसने थैला खोला, जिसमें खून से लथपथ एक मानव सिर दिखाई दिया। इस भयावह दृश्य को देखकर जू पिंग चीख पड़ी। श्याओ यान भी धीरे से रो पड़ी और अपना सिर लू किंग की बाहों में छिपा लिया। बूढ़े डॉक्टर ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। बाकी लोग, जैसे कि गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शिष्य, सभी चौंक गए थे। ये सिर को देखकर गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं। चेहरे पर खून लगा होने के बावजूद ये स्पष्ट था कि यह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का सिर था। खूबसूरत है ना? उस दागदार आदमी ने गर्व से कहा। ये लड़की मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन जब मैंने सगाई के उपहारों के साथ उससे औपचारिक रूप से शादी करने की कोशिश की, तो उसने और उसके पिता, जो कस्बे के मेयर थे, ने मुझे मना करने की हिम्मत की। इसलिए मेरे पास कस्बे का नरसंहार करने और उसका सिर वापस लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिस स्त्री को मैं पसंद करता हूँ, वह मृत्यु के बाद भी मेरी पकड़ से नहीं बच सकती। उसने दीवानेपन भरे जुनून के साथ लड़की के चेहरे को सहलाया। इस घिनौने व्यवहार को देखकर जू पिंग भय से कांप उठी। उसे अचानक याद आया कि यह डाकू सरदार उसे अपनी 13वीं रखेल बनाना चाहता था। दुष्ट,
तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के एक शिष्य से यह और बर्दाश्त नहीं हो सका और उसने अपनी तलवार निकालकर उस दागदार व्यक्ति की ओर तान दी। ओह, तो आप प्रतिरोध करने का इरादा रखते हैं? उस जख्मी आदमी ने तलवार उसकी ओर तनी होने पर भी जरा भी डर नहीं दिखाया। उसके पीछे खड़े डाकू भी उतने ही बेफिक्र थे। उन्होंने अपने हथियार पकड़े रखे और शिष्य को उपहास भरी नजरों से देखा। लेकिन सोच समझकर फैसला करो। अगर तुमने लड़ाई शुरू की तो मेरे आदमी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस दागदार आदमी ने उंगलियां चटकाईं। तुरंत ही उनके आसपास हलचल सुनाई दी। आंगन की दीवारों और मंदिर की छत पर दर्जनों आकृतियां प्रकट हुईं। सभी के हाथों में धनुष, बाण और अन्य गुप्त हथियार थे जो लू किंग और उसके साथियों की ओर ताने हुए थे। या तो लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना मेरे आदमियों द्वारा गोली मारकर तुम्हारी जान ले ली जाएगी। तुम्हारी मर्जी। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे के भाव फिर बदल गए। उसने स्थिति को कम आंकने के लिए खुद को कोसा। हालात जैसे थे उन्हें संभालना उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। उनकी क्षमताओं के बल पर बाधा को पार करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बूढ़े डॉक्टर और अन्य लोगों की रक्षा करना लगभग असंभव होगा। जैसे ही गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को डाकुओं के सरदार को तुरंत न पकड़ने का पछतावा हुआ, लू किंग ने फिर से बोलना शुरू किया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारे शरीर से खून की इतनी तेज गंध आ रही है। पता चला कि तुमने पूरे शहर का नरसंहार किया है। तो क्या हुआ? घावों से ग्रसित व्यक्ति ने लू किंग को अजीब नजरों से देखा। उसे लगा कि यह लड़का शायद थोड़ा मंदबुद्धि है। क्या वह मौजूदा हालात को नहीं समझ पा रहा था? वह अभी भी कस्बे में हुए नरसंहार को लेकर चिंतित कैसे हो सकता है? लेकिन उसने देखा कि लू किंग का चेहरा शांत बना हुआ था। सिर हिलाने के बाद लू किंग ने हल्के से कहा, मास्टर माँ, उसे पकड़ लीजिए। जी हाँ, युवा स्वामी। इससे पहले कि घावों से ग्रसित व्यक्ति इन शब्दों का अर्थ समझ पाता, उसने अपने सामने एक शक्तिशाली आभा का विस्फोट महसूस किया। अगले ही पल उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। मागों से उत्पन्न घुटन भरी आभा को महसूस करते हुए वह जख्मी आदमी भयभीत हो गया और पीछे हटने की कोशिश करने लगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तलवार की दो चमक से ही उसकी भुजाएं कट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। एक ही झटके में मागो ने उस घायल व्यक्ति की भुजाएं काट दी। फिर अपनी तलवार के मुठ से उसकी छाती पर वार किया। खून की बौछारों से बचते हुए उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और लू किंग के पास लौटकर उसे जमीन पर पटक दिया। मागो की कार्रवाई अचानक और त्वरित थी। डाकुओं के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने उस घायल व्यक्ति को पकड़ लिया था। मेरी बाहें! घावों से ग्रसित व्यक्ति दर्द सहन नहीं कर सका और चीखने लगा। तभी डाकुओं ने प्रतिक्रिया दी, मालिक, हमारे बॉस को छोड़ दो, वरना हम तुम सबको मार डालेंगे। गोली चलाओ, अभी गोली चलाओ। डाकू बेतहाशा चिल्लाने लगे। चुप रहो। मागो ने धारदार चाकू को उस जख्मी आदमी के गले पर रख दिया। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मालिक मर जाए? अपने नेता के गले से खून बहता देख डाकू तुरंत चुप हो गए। दोबारा चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पाए। यहाँ तक कि दीवारों और छत पर मौजूद लोगों ने भी सहज रूप से अपने हथियार नीचे कर लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे गलती से अपने बॉस को चोट न पहुंचा दें। गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति और उसके शिष्य पहले से ही हक्का बक्का रह गए थे। वह बेहतर है। लू किंग ने घाव से ग्रसित व्यक्ति के शरीर पर कुछ एक्यू पॉइंट्स दबाकर अस्थायी रूप से रक्तस्राव को रोका और फिर कहा, अब आपको कैसा लग रहा है? घावों से भरा वह शातिर अपराधी दर्द सहते हुए मुस्कुराया। मुझे गलत होने की उम्मीद नहीं थी। आपका सेवक अभी केवल टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र के शिखर तक ही पहुंचा है, लेकिन आंतरिक अंगों के क्षेत्र के बराबर ताकत दिखा सकता है। मैं लापरवाह था और इसके झांसे में आ गया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पकड़ने का मतलब है कि तुम सुरक्षित निकल जाओगे? अगर मैंने आदेश दिया तो मेरे आदमी तुम सबको मार गिराएंगे। अच्छा, तो फिर आदेश दे दो, लू किंग ने उदासीनता से कहा। तुमने क्या कहा? घावों से ग्रस्त व्यक्ति स्तब्ध रह गया। मैंने कहा, अभी आदेश दो। अपने आदमियों को कहो कि हम पर गोली चलाएं और देखें कि क्या वे हमें सही में बदल सकते हैं, लू किंग ने हल्के अंदाज में कहा। तुम पागल हो गए होगे। घावों से ग्रसित व्यक्ति ने अविश्वास भरी निगाहों से लू किंग को देखा। उसे महसूस हो रहा था कि लू किंग सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था, उसे वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि आदेश दिया जाए या नहीं। इससे उस घायल व्यक्ति के मन में दुविधा पैदा हो गई। अगर उसने आदेश दिया तो उसकी मौत निश्चित थी। वह निर्दयी था, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी जान की परवाह न करे। लगता है तुम अब भी डरे हुए हो। लू किंग ने उस जख्मी आदमी की झिझक देखी और मुस्कुराया। तुम जैसे नीच लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते समय तो बड़े अकड़ दिखाते हो, लेकिन मौत का सामना होते ही चूहे से भी ज्यादा डरपोक हो जाते हो। दयनीय। इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर उस जख्मी आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अपनी मौजूदा स्थिति में उसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। मुझे रिहा करने के लिए आप क्या चाहते हैं? उसने ठंडे स्वर में पूछा। फिर भी उसे उम्मीद थी कि आंगन में बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर व्यक्तियों की उपस्थिति उसे एक मौका दे सकती है। उसे आश्चर्य हुआ जब लू किंग ने आह भरी, छोड़ो इसे, चूंकि तुम आदेश नहीं दोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इंतजार। घावों से ग्रसित उस व्यक्ति के दिल में सिहरन दौड़ गई और वह घबराकर चिल्ला उठा। लेकिन ये बेकार था। लू किंग ने धीरे से उसके माथे पर थपथपाया और घावों से ग्रसित वह व्यक्ति कांप उठा। खून बहने लगा, उसकी पुतलियां फैलने लगीं और धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगीं। मालिक! अपने नेता को मृत देखकर डाकू स्तब्ध रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लू किंग इस समय डाकुओं के सरदार की हत्या कर देगा। गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति और उसके शिष्य भी स्तब्ध रह गए।
गोली चलाओ, अभी गोली चलाओ, सबको मार डालो। अंततः डाकुओं के एक सरदार ने प्रतिक्रिया दी और उन्माद में चिल्लाने लगा। दीवारों और छत पर मौजूद डाकू भी होश में आ गए और उन्होंने लू किंग और उसके साथियों पर तीर चलाने के लिए अपने धनुष उठा लिए। अच्छा नहीं है, गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी घबरा गया और पहले हमला करने के लिए आगे की ओर कूद पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, धड़ाम धड़ाम की आवाजें सुनाई दी। दीवारों और छत पर मौजूद डाकू चीखते चिल्लाते हुए पकौड़ी की तरह गिर पड़े। मास्टर माँ, जियान, इन सबको मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। जी हाँ युवा स्वामी, कार्रवाई के लिए बेताब मागो। और वेई जियान ने आंगन में बचे हुए 1 दर्जन डाकुओं पर धावा बोल दिया। इसे लो। वेई जियान से अधिक शक्तिशाली मागो ने सबसे पहले सबसे शक्तिशाली आभा वाले डाकू सरदार का सामना किया, जो एक लंबी तलवार लिए हुए था। उसने अपनी तलवार से उसे मार गिराया। अपने सरदार को एक ही झटके में गिरते देख डाकू भयभीत हो गया। घबराहट में उसने बचाव के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन लू किंग द्वारा निर्मित मागो का हथियार 1000 गुना कीमती था, जबकि डाकू का हथियार ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन गुना ही था। ये टोफू काटने जैसा था। मागो ने एक ही वार में डाकू और उसकी तलवार दोनों को 2 हिस्सों में काट दिया। धमाका धमाका। एक डाकू को मार गिराने के बाद वेई जियान के कर्मचारी वहां पहुंचे। उसने 2 डाकुओं के सीने पर वार किया, जिससे वे दीवार से जा टकराए। उनके सीने धंस गए और वे जमीन पर मृत पड़े रहे। 2 डाकुओं से निपटने के बाद वेई जियान ने अपना हमला जारी रखा और अपनी लाठी से बाकी बचे डाकुओं पर वार किया। प्रिय शिष्य, अपने गुरु के लिए भी कुछ बचा कर रखना। अपने शिष्य के उत्पात को देखकर मागो तुरंत अंदर घुस आया, इस डर से कि उसे इस लड़ाई में हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरी ओर नरसंहार को देखकर गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति और उसके शिष्य अवाक रह गए, स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे। अध्याय 235। जब तक मागो और वेई जियान ने शेष पर्वतीय डाकुओं से निपटा नहीं, तब तक गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति और उसके शिष्यों ने मुश्किल से ही अपना संयम वापस पाया था। आंगन में बिखरी लाशों और अभी भी शांत दिख रही लू किंग के साथ साथ थोड़ी आह भरते बूढ़े डॉक्टर को देखकर गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को आखिरकार बात समझ में आ गई। इस बार तो उन्होंने वाकई गलत अनुमान लगाया था। डॉक्टर चेन के नेतृत्व वाला ये समूह वास्तव में असाधारण और बेहद गुप्त था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने एक छोटी बच्ची के साथ यात्रा करने का साहस किया। बाद में पता चला कि लू किंग और अन्य लोग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। जिन डाकुओं का उन्होंने अभी सामना किया था, वे क्रूर थे और ताकत में कमजोर नहीं थे। डाकुओं के सरदार का साधना स्तर मुश्किल से आंतरिक अंगों के स्तर तक ही पहुंचता था। उसके पीछे चल रहे लगभग 1 दर्जन डाकू नेता भी मार्शल आर्टिस्ट थे, जिनमें से कई तो टेंडन्स एंड बोन्स के स्तर तक के थे। इसके अलावा डाकुओं ने ऊंची जगहों पर कब्जा कर रखा था और वे मजबूत धनुषों और छिपे हुए हथियारों से लैस थे। पूर्व की स्थिति को देखते हुए यहाँ तक कि उनके जैसा व्यक्ति भी, जो आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर तक पहुँचने के करीब था, आंगन में मौजूद सभी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। हालांकि लू किंग और उसके समूह ने इस खतरनाक स्थिति को तुरंत ही समाप्त कर दिया और कुचल दिया। इससे गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया। चाहे वह मागो की भयंकर और शक्तिशाली कृपाण तकनीक हो, लू किंग की गुप्त हथियारों की रहस्यमय महारत हो, या वेई जियान की तेज लाठी तकनीक हो, इन सब ने उसे बेहद चकित कर दिया। और उनकी हत्या करने की दृढ़ता, इन सभी पहलुओं ने गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को यह महसूस कराया कि लू किंग और उसका समूह अधिक रहस्यमय होता जा रहा है। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। लू शियालांगजुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे कौशल इतने जबरदस्त होंगे। मैं पहले बेवजह चिंता कर रहा था। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आह भरी। बस कुछ मामूली चोर थे। सीनियर जू की ताकत के सामने तो उन्हें संभालना आसान था। हम तो बस दिखावा कर रहे थे। लू किंग मुस्कुराया। जू पिंग और उसके साथी अवाक रह गए। हालांकि मागो और अन्य लोगों के सामने वे डाकू कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शित की वह वास्तविक थी। उनमें से कुछ का साधना स्तर जू पिंग और उसके साथियों से भी अधिक था। वे जानते थे कि उन डाकुओं के खिलाफ उनके जीतने की संभावना बहुत कम होगी। लू किंग की नज़र में डाकुओं का ऐसा खूंखार गिरोह महज मामूली चोर था। जू पिंग और उसके साथियों को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दें। युवा स्वामी, हमें फिर से लाशों से निपटना होगा। मागो ने आंगन में पड़ी लाशों को देखते हुए अपना सिर खुजाते हुए कहा। हाँ, यह वाकई बहुत कष्टदायक है, लू किंग ने शवों को देखते हुए बेबसी से कहा। इस बार 2 दिन पहले मारे गए फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के शिष्यों के समूह की तुलना में कहीं अधिक शव थे। उन्हें दफनाना तो और भी ज्यादा परेशानी भरा होगा। उसे लगा कि उसे शव को ठिकाने लगाने की अपनी तकनीक को और भी बेहतर बनाने की जरूरत है, अन्यथा प्रत्येक युद्ध के बाद शवों को संभालना बहुत समय लेने वाला काम होगा। ये सुनकर जू पिंग और उसके शिष्य सिहर उठे। उन्हें लू किंग और उसके समूह की युद्ध में निर्णायकता पहले से ही अजीब लग रही थी। उनके बीच का निर्बाध सहयोग एक ऐसी मिसाल थी जो युवाओं के पास नहीं होनी चाहिए। अब उनकी बातचीत सुनकर उन्हें ठंडक सी महसूस हुई। फिर से लाशों से निपटने का क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि लू किंग और उसके गिरोह ने पहले भी कई लोगों की हत्या की हो? लू किंग ने जू पिंग और उसके साथियों के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, वरिष्ठ जू, हम आज रात यहीं विश्राम करने की योजना बना रहे हैं। इतने सारे शवों के साथ उन्हें यहाँ छोड़ना उचित नहीं है।
क्या हम आपके शिष्यों से शवों को स्थानांतरित करने और दफनाने में हमारी मदद करने का अनुरोध कर सकते हैं? गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, वेन वू, आप सब शवों को बाहर निकालने में मदद करें। हाँ मास्टर, शिष्यों ने एकमत होकर उत्तर दिया। किंग, बूढ़े डॉक्टर ने अचानक कहा, उस लड़की के सिर को ठीक से दफनाया जाना चाहिए। मैं समझ गया, गुरुजी। लू किंग ने जमीन पर पड़े लड़की के सिर को देखा, आह भरी और उसे सावधानीपूर्वक एक कपड़े के थैले में रख दिया और बाद में उसे दफनाने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने की योजना बनाए। आसमान पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले ही सभी लोग शवों को आंगन से बाहर निकालने लगे। जू पिंग, एक लड़की होने के नाते और पहले बहुत डरी हुई होने के कारण इस भारी काम में मदद करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे आंगन में लाशों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई, जू पिंग का मन काफी हद तक शांत हो गया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि श्याओ यान बूढ़े डॉक्टर के बगल में चुपचाप श्याओ ली को पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। इससे वह हैरान हो गई। उसे अचानक याद आया कि जब डाकुओं ने पहले पहाड़ी मंदिर को घेर लिया था तब जियाओ यान बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। कम से कम उसकी तुलना में श्याओ यान कहीं अधिक शांत थी। श्याओ यान, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ इतने सारे मरे हुए लोग हैं, जू पिंग ने धीरे से पूछा। नहीं, मुझे डर नहीं है, जियाओ यान ने सिर हिलाते हुए कहा। वे बुरे लोग हैं और भाई और जियाओ ली मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए मुझे डर नहीं है। शाओ यान के जवाब से जू पिंग आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसके शब्दों ने जू पिंग के दिल को छू लिया। श्याओ यान, तुमने जो कहा उससे तो यही लगता है कि क्या पहले भी बुरे लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने शियाओ यान द्वारा शियाओ ली द्वारा उसकी रक्षा करने के उल्लेख को नजरअंदाज कर दिया। उनकी राय में ये तो बस एक छोटी बच्ची थी जो अपनी सहेली में भावनाएं पैदा कर रही थी। जब वह छोटी थी तो उसे विश्वास था कि उसकी माँ की गुड़िया उसकी रक्षा करेगी। हाँ, बहुत सारे बुरे लोग थे, लेकिन उन सभी को भाई और मामा माँ ने मार डाला। जियाओ यान ने गंभीरता से सिर हिलाया। जू पिंग ने गहरी सांस ली। उसका अनुमान सही निकला था। लू किंग और उसके साथियों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं, जिससे उनके निर्णायक युद्ध कौशल का पता चलता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने कहा कि उन्हें फिर से शवों से निपटना पड़ेगा। लू किंग और उनके समूह ने मिलकर काम करते हुए रात होने से पहले सभी शवों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने पास के जंगल में एक बड़ा गड्ढा खोदा और शवों को उसमें दफना दिया। जहां तक लड़की के सिर की बात है, लू किंग ने उसे ठीक से दफनाने के लिए फेंग शुई के अनुकूल एक अच्छी जगह ढूंढ ली। सभी शवों को दफनाने के बाद वे मंदिर लौट आए। लू किंग ने खून की गंध को दूर भगाने के लिए आंगन और मुख्य हॉल के चारों ओर कुछ जड़ी बूटियां जलाईं। ये सब खत्म होने के बाद चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा हो गया था। सीनियर जू, आज बहुत कुछ हो गया है। मुझे लगता है सब थक गए हैं। क्या हम अब आराम कर लें और कल सुबह साथ में निकलें? लू किंग ने सुझाव दिया। यह अच्छा रहेगा। मेरी बेटी भी काफी डरी हुई है और उसे आराम की जरूरत है। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। इस समय उसने गौर किया कि डाकुओं को मारने के बाद लू किंग अब पहले की तरह शांत स्वभाव का नहीं रहा था और अधिक मुखर हो गया था। डॉक्टर चेन अब फैसले नहीं लेते थे, फैसले लू किंग लेती थीं। इसलिए उन्होंने मुख्य हॉल का आधा आधा हिस्सा ले लिया, बिस्तर तैयार किए और आराम करने के लिए तैयार हो गए। कुछ क्षण बाद बांस के पर्दे के पीछे बूढ़ा डॉक्टर और लू किंग एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनके चारों ओर एक रहस्यमय आभा छाई हुई थी, जो सभी ध्वनियों और गतिविधियों को छिपा रही थी। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सीनियर जू और उनके समूह के साथ फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट की यात्रा क्यों करना चाहते हैं? लू किंग ने पूछा। ये सवाल लू किंग के मन में पूरी दोपहर से घूम रहा था। वे एक महत्वपूर्ण मिशन पर फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट की ओर जा रहे थे और अगर वे सावधान नहीं रहे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। अपने स्वामी के आमतौर पर सतर्क स्वभाव को जानते हुए वह दूसरों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। जब हम पहाड़ी मंदिर के पास पहुंचे और श्रीजू के समूह से मिले तो मुझे प्रबल पूर्वाभास हुआ कि श्रीजू के समूह को भारी खतरे का सामना करना पड़ेगा और उन सभी का दुखद अंत होगा। गुरुजी, क्या आपको पूर्वाभास हुआ था? लू किंग का दिल घबरा गया। वह जानता था कि उसके गुरु के पास पुण्य का प्रकाश है और वे अक्सर दैवीय कृपा से सुरक्षित रहते थे। इस तरह की आशंकाएं महज कल्पनाएं नहीं थीं, बल्कि संभवतः स्वर्ग से मिली चेतावनियां थीं। हाँ, वह पूर्वाभास इतना प्रबल था कि मेरी आत्मा को झकझोर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह किसी बेहद महत्वपूर्ण चीज से जुड़ा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वह क्या है। बहुत बड़ा खतरा है। क्या यह उन डाकुओं की बात हो रही है जो पहले आए थे? लू किंग ने धीरे से कहा, लेकिन उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। पहले की स्थिति खतरनाक तो थी, लेकिन उसमें विशेष रूप से शक्तिशाली डाकू नहीं थे। सीनियर जू की आंतरिक अंगों के क्षेत्र में लगभग महारत को देखते हुए उनकी मदद के बिना भी सफलता प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता। उनके शिष्यों को चोट लगी होगी, लेकिन इससे इतनी प्रबल आशंका नहीं होनी चाहिए थी। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट में कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है? लू किंग ने अपनी ठुड्डी को छूते हुए सोचा। सीनियर जू के समूह का इरादा इस घटना को देखने के लिए फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट का दौरा करने का था। आखिरकार युनझोउ के अधिकांश संप्रदाय फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय से न्याय मांगने के लिए एकजुट थे। ऐसा भव्य अवसर देखने लायक था, लेकिन उनके गुरु की पूर्व सूचना को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट में होने वाली घटना उतनी सरल नहीं होगी जितनी उम्मीद थी। अकीग, क्या तुम्हें कुछ सूझा? बूढ़े डॉक्टर ने अपने शिष्य को गहरी सोच में डूबा देखकर पूछा।
थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता। चूंकि आपने सीनियर जू का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो हम उनके साथ यात्रा करेंगे और पता लगाएंगे। लू किंग मुस्कुराए। मेरी भी यही सोच है। मुझे लगता है कि श्री जू और उनका समूह नेक लोग हैं। अगर वे खतरे में हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि यह हमारे रास्ते में ही पड़ता है। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा गुरुजी। लू किंग मुस्कुराया। पुण्य का प्रकाश वास्तव में अद्भुत था। जब से उसके गुरु ने पूर्व दिव्य लोक में प्रवेश किया था उसकी दिव्य क्षमताएं और भी अधिक उल्लेखनीय हो गई थीं। अच्छे और बुरे में फर्क करने की उनकी क्षमता भी लगभग उतनी ही अच्छी थी जितनी उनकी अलौकिक शक्तियों को पहचानने की क्षमता। अपने संदेह दूर होने के बाद लू किंग और बूढ़ा डॉक्टर आराम करने चले गए। उनकी बातचीत कोई और नहीं सुन सकता था। अगली सुबह लू किंग जल्दी उठी और आंगन में नाश्ता तैयार करने लगी। शोर सुनकर गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया और बोला, लू शियालांगजुन, तुम जल्दी उठ गए। हाँ, मैं और मागो बारी बारी से रात में पहरा देते हैं। मैं आमतौर पर दूसरा हिस्सा संभालती हूँ, इसलिए जब बाकी सब जागते हैं तब मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ बनाया है, चलो बाद में साथ में खाते हैं। तो फिर हम शिष्टाचार नहीं बरतेंगे, गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, लेकिन फिर आह भरते हुए बोला, तो आप सोए नहीं क्या? कल रात आप सबने ऐसा किया था। बाहर यात्रा करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें इसकी आदत हो चुकी है। सचमुच यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्भाग्य से मेरे शिष्यों में आपकी जैसी सतर्कता नहीं है। वे कल रात चैन से सोए। अगर डाकुओं का एक और हमला होता तो वे सबसे पहले मारे जाते। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। वही शिष्य, फिर भी उनके और डॉक्टर चेन के शिष्यों में इतना अंतर क्यों था? लू किंग को देखिए, वह न केवल स्वादिष्ट भोजन बना सकता था बल्कि वह पहरा भी देता था जिससे डॉक्टर चेन बिना किसी चिंता के आराम कर सके। लू किंग की तुलना में उनके शिष्य बेकार प्रतीत होते थे। शायद तुम्हारे भाई कल से बहुत थके हुए थे। लू किंग मुस्कुराए। उनकी बातचीत के दौरान लू किंग को पता चला कि गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के 3 पुरुष शिष्यों में से 2 भाई थे जिनका नाम वेन बिन और वेन वू था। तीसरे का नाम सू था और वे बचपन से ही उसके अनुयायी थे। उनका बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे उनसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। अगर वे आपकी आधी क्षमता भी हासिल कर लें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। वेई जियान, जो अभी अभी जागा था और यह सुनकर दंग रह गया। सीनियर जू की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, यहाँ तक कि उनके वेई परिवार के पूर्वज भी ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करते। फिर भी आंतरिक अंगों के क्षेत्र के एकमात्र स्वामी को ऐसे सपने आते थे। जियान, तुम जाग गए हो। जाओ शियाओ यान और शियाओ ली को बुलाओ, नाश्ता तैयार है। लू किंग ने आवाज लगाई। वेई जियान के हॉल में प्रवेश करने के बाद गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये भी कहा, मैं अपने आलसी शिष्यों को जगाने जा रहा हूँ। जब उसने उन्हें जगाया तो उसका गुस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लू किंग को हर काम को पूरी कुशलता से संभालते हुए देखकर वह अपने शिष्यों से और भी निराश हो गया। इसलिए उन्हें जगाते समय वह थोड़ा कठोर व्यवहार करता था। बात इतनी बढ़ गई कि जब सबसे आखिर में जागने वाली जू पिंग ने अपने भाइयों के चोटिल चेहरे देखे तो वह उत्सुक हो गई। वेन बिन, तुम्हारे चेहरे पर चोट के निशान क्यों हैं? क्या तुम नींद में गिर गए थे? गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत उन्हें घूर कर देखा। अपने स्वामी की निगाहों को महसूस करते ही वेन बिन अकड़ गया और जल्दी से बोला, हाँ, हम लुढ़क कर गिर गए थे। आप तीनों? जू पिंग को संदेह था। हाँ, हम वेदी के पीछे सोए थे और वह जगह बहुत तंग थी। वेन बिन ने जवाब दिया। तो सावधान रहना। जू पिंग ने सिर हिलाया और लू किंग द्वारा बनाए गए दलिया को बड़े चाव से खाते हुए आगे बढ़ गया। सादगी के बावजूद ये स्वादिष्ट था, बस उसमें थोड़ी सी ठंडक थी। बाकी सब कुछ एकदम सही था। अपनी बहन को सवाल पूछना बंद करते देख वेनबिन और बाकी सबने राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज सुबह वे वाकई बहुत असभ्य थे। डॉक्टर चेन और अन्य लोग उनके सोते रहने के दौरान ही उठ गए थे और नाश्ता तैयार कर चुके थे। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उनका मालिक क्रोधित था। लू किंग और उसके समूह को यह मजेदार लगा, लेकिन उन्होंने उन्हें बेनकाब नहीं किया। नाश्ते के बाद सभी ने अपना सामान पैक किया और रवाना हो गए। इस बार यात्रा बिना किसी घटना के संपन्न हुई। 2 दिन बाद वे एक चहल पहल वाले शहर में पहुंचे। फ्लोइंग क्लाउड टाउन। डॉक्टर चेन, हम आखिरकार पहुंच गए हैं। कस्बे के बाहर पत्थर के स्तंभ को देखकर गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खुशी से कहा। अध्याय 236। बहते बादल वाला शहर। लू किंग ने सामने वाले शहर की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ जू, इस शहर और बहते बादल संप्रदाय के बीच क्या संबंध है? ये शहर फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय का एक सहायक केंद्र है जो विशेष रूप से संप्रदाय को विभिन्न प्रकार की जीवन सामग्री की आपूर्ति करता है। आखिरकार एक प्रमुख संप्रदाय होने के नाते फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय प्रतिदिन किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने पर्वतीय द्वार से अंदर बाहर आने जाने की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए वे शिष्यों की जीवन यापन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर पहाड़ से नीचे जाकर बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं। मैं समझ गया। लू किंग ने आगे देखते हुए अपनी आत्मशक्ति से हल्का सा आभास किया। लगता है अभी देर नहीं हुई है। प्रमुख संप्रदायों ने अभी तक अपना धर्मयुद्ध शुरू नहीं किया है। लू किंग की धारणा में सामने स्थित फ्लोइंग क्लाउड टाउन कई शक्तिशाली आभाओं से भरा हुआ था। वहां 1 दर्जन से अधिक ऐसी आभाएं थीं जिनमें संयमित ऊर्जा और रक्त था। फिर भी वे ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती थीं, जिनमें अपार शक्ति छिपी हुई थी लेकिन प्रकट नहीं हुई थी। ये स्पष्ट था कि वे वास्तव में मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ थे और उनके बगल में खड़े वरिष्ठ जू से कहीं अधिक शक्तिशाली थे।
हालांकि लू किंग को आश्चर्य इस बात का हुआ कि उसे उनके बीच पूर्वलोक क्षेत्र में किसी की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। उसे यकीन नहीं था कि प्रमुख संप्रदायों के दिव्य लोक के विशेषज्ञ नहीं आए थे या उन्होंने अपनी दिव्य आभा को छिपाने के लिए कुछ विशेष गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया था। लू किंग के वर्तमान स्तर पर वह जानता था कि पूर्व दिव्य क्षेत्र में मौजूद लोगों की अनूठी आभा उन्हें बिना मिले भी एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करने की अनुमति देती है, लेकिन यह पूर्णतः निश्चित नहीं था। दुनिया में अभी भी कुछ विशेष गुप्त तकनीकें या अनोखे खजाने मौजूद थे जो पूर्व दिव्य आभा को छुपा सकते थे। कम से कम उसने ऐसे उदाहरण तो देखे थे। उदाहरण के लिए तियानजी टावर के शिष्य लिन झिरुई के पास कभी जो खजाना था वह सभी आभाओं को छुपा सकता था, यहाँ तक कि शाओ ली की धारणा को भी धोखा दे सकता था। इसके अलावा उनके गुरु, चूंकि उन्हें संपूर्ण पूर्व दिव्य क्षेत्र की समझ थी, इसलिए वे अपनी पूर्व दिव्य आभा को भी पूरी तरह से छिपा सकते थे, जिससे अन्य पूर्व दिव्य विशेषज्ञों द्वारा इसका पता लगाना असंभव हो जाता था। गुरुजी, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? लू किंग जानता था कि उसका गुरु भी कस्बे की स्थिति को भांप सकता है। बूढ़े डॉक्टर ने एक पल सोचा, अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। चलो शहर के बाहर कहीं बसने की जगह ढूंढते हैं। अंदर जाकर मुसीबत मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी यही सोचती हूँ। लू किंग ने सिर हिलाया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि प्रमुख संप्रदाय एक सामान्य शत्रु के विरुद्ध एकजुट हो गए हैं, लेकिन स्थिति इतनी सरल नहीं थी। कम से कम लू किंग की धारणा में शहर में कई शक्तिशाली आभाएं एक दूसरे का विरोध कर रही थीं, जो ये संकेत दे रही थीं कि तथाकथित सहयोगी संप्रदायों के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष चल रहे थे। ऐसी स्थिति में कौन जानता था कि आगे क्या होगा? उनके लिए शहर के बाहर रहकर स्थिति का अवलोकन करना बेहतर था। डॉक्टर चेन, यंग मास्टर लू, क्या हम शहर नहीं जा रहे हैं? गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा हैरान था। नहीं, क्योंकि हम यहाँ केवल अवलोकन करने और अनुभव प्राप्त करने के लिए हैं, इसलिए बहुत पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परेशानी से बचने के लिए दूर से देखना ही बेहतर है, बूढ़े डॉक्टर ने कहा। ठीक है। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने केवल सहमति ही व्यक्त की। उन्हें विश्वास नहीं था कि वे सचमुच मुसीबत से डरते हैं। उन्हें आज भी अच्छी तरह याद था कि कुछ दिन पहले लू किंग और उसके साथियों ने किस तरह निर्णायक रूप से डाकुओं का संहार किया था। जो व्यक्ति इतनी निर्ममता से हत्याएं करता है, वह एक छोटे से कस्बे में प्रवेश करने से कैसे डर सकता है? लेकिन चूंकि बूढ़े डॉक्टर ने ऐसा कहा था, इसलिए गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से बहस नहीं की। इन कुछ दिनों की बातचीत के बाद उन्हें ये भी महसूस हुआ कि डॉक्टर चेन और उनका समूह काफी रहस्यमय थे और कई ऐसी बातें थीं जिन्हें वह समझ नहीं पा रहे थे। उदाहरण के लिए उनकी खेती। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल FIRNET वेबसाइट खोजें। उसने लू किंग को एक आश्चर्यजनक गुप्त हथियार तकनीक का उपयोग करते हुए देखा था, जिससे उसने शक्तिशाली धनुषों से लैस 20 से अधिक डाकुओं को पल भर में ही मार गिराया था। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे लू किंग का असली साधना स्तर दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी धारणा में शुरू से अंत तक लू किंग की ची और रक्त शक्ति बिना किसी परिवर्तन के केवल ची और रक्त क्षेत्र में ही प्रतीत हुई। डॉक्टर चेन के मामले में भी यही सच था। वह साधारण प्रतीत होता था, सिवाय इसके कि वह अधिकांश बुजुर्ग लोगों की तुलना में अधिक उत्साही था और उसमें कोई अन्य असाधारण लक्षण नहीं थे। लेकिन लू किंग जैसे शिष्य को प्रशिक्षण देने और मागो और वेई जियान जैसे मार्शल आर्ट विशेषज्ञों का वास्तविक सम्मान अर्जित करने के लिए वह एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। इसलिए गोल चेहरे वाले उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इन दिनों लू किंग और उसके समूह को जितना अधिक देखा, उतना ही वह आश्चर्यचकित होता गया। सौभाग्य से लू किंग और उनके समूह के लोग मिलनसार थे और दबंग नहीं थे, और उन्होंने स्वादिष्ट भोजन बनाया। अन्यथा वह रास्ते में अपनी बेटी और शिष्यों के साथ चुपके से निकल जाने पर विचार करता। इसलिए लू किंग और उनके समूह ने आसपास के पहाड़ों और जंगलों में अस्थायी रूप से बसने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली। बेशक फ्लोइंग क्लाउड टाउन के पास ऐसा करने वाले वे अकेले नहीं थे। कई घुमंतू मार्शल आर्टिस्ट जो इस रोमांच को देखने आए थे लेकिन इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्होंने भी शहर में प्रवेश न करने का विकल्प चुना। उन्होंने आसपास ही कहीं कहीं छिपने की जगह ढूंढ ली ताकि कुछ गड़बड़ होने पर वे भाग सकें। जब लू किंग और उनका समूह व्यस्त था, तब फ्लोइंग क्लाउड टाउन के सबसे बड़े रेस्तरां में कई प्रभावशाली व्यक्ति गंभीर भावों के साथ बैठे थे। ये तो सरासर अन्याय है। वांग पैन, फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट का इससे क्या मतलब है? इतने सारे संप्रदाय एक साथ आए और आपने न केवल हमारा स्वागत करने के लिए पर्वत द्वार नहीं खोला, बल्कि हमारे ठहरने का इंतजाम इस घटिया रेस्तरां में किया। क्या आप जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं? अचानक पीठ पर एक लंबी कुल्हाड़ी लिए एक हटे कट्टे आदमी ने मेज पर हाथ पटका और गुस्से से खड़ा हो गया। वरिष्ठ झाओ, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय अपनी मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है और किसी का अपमान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हालांकि आप सब अचानक आ गए, इसलिए हम तैयार नहीं थे। पहाड़ पर शराब और भोजन सीमित मात्रा में है और सभी का ठीक से सत्कार नहीं हो सकता, इसलिए हमने आपके लिए इस छोटे से कस्बे में अस्थायी रूप से ठहरने की व्यवस्था की है। कृपया समझिएगा, सफेद वस्त्र पहने एक लंबे और आकर्षक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए समझाया। मुस्कुराते हुए व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना चाहिए। उसकी विनम्रता देखकर उस हटे कट्टे आदमी के पास ठंडी सी झंझनाहट के साथ बैठने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अन्य लोगों को भी हंगामा करना मुश्किल लगा। हालांकि जब उन्होंने उसे ये कहते सुना कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, तो उन सभी के चेहरे पर अजीब भाव आ गए।
युनझोउ में फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय अपने दबंग और अनुचित व्यवहार के लिए कुख्यात था। ये बात भला कौन नहीं जानता था, फिर भी वांग पेन ने बेशर्मी से आतिथ्य सत्कार का दावा किया, जो वास्तव में मुस्कुराते हुए बाघ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार था। तो भाई वांग, हम बहते बादल पर्वत पर कब जा सकते हैं? हमने बहुत लंबी दूरी तय की है और यहाँ हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकते, एक विद्वान की तरह कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। श्रीमान दाई, निश्चिंत रहिए। जैसे ही शिष्य अतिथि कक्षों की सफाई और भोज की तैयारी कर लेंगे, हम आपका स्वागत करने और आपको भव्य भोज देने के लिए पर्वत द्वार खोल देंगे, वांग पेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके हमेशा मुस्कुराते चेहरे को देखकर हर कोई मानो किसी अनमोल रत्न से टकरा गया हो और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम, कोई जरूरत नहीं। इसी समय रेस्तरां के बाहर से एक ठंडी आवाज आई। हम यहाँ फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट की शराब और खाने के लिए नहीं आए हैं। वांग पेन, वापस जाओ और अपने संप्रदाय के गुरु मोजेन से कहो कि वे पहाड़ का द्वार जल्दी खोलें, अन्यथा हम जबरदस्ती अंदर घुस जाएंगे। अगर युनझोउ में इतने सारे संप्रदाय एक साथ फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय पर हमला करते हैं तो मुझे आश्चर्य है कि क्या आप टिक पाएंगे। इसके साथ ही एक शक्तिशाली आभा फैल गई और 1 दर्जन से अधिक मार्शल आर्टिस्ट रेस्तरां में प्रवेश कर गए। उनका नेतृत्व चौड़ी आस्तीनों, ऊंचे जूड़े, गरिमापूर्ण चेहरे और लंबी मूंछों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। इस असाधारण अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर वांग पेन के चेहरे का भाव बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक कर्कश आवाज सुनाई दी। संप्रदाय के गुरु डैन सही कह रहे हैं। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय की हरकतें इन वर्षों में लगातार हद से ज्यादा निंदनीय होती जा रही हैं। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि वे युनझोउ पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं और धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं? इस कर्कश आवाज के साथ 1 दर्जन से अधिक लोग अंदर आए, जिससे रेस्तरां में मौजूद सभी लोगों की आंखें चमक उठीं। नेता एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जिसने भूरे रंग के कपड़े पहने थे और उसकी शक्ल सूरत साधारण थी, लेकिन उनके पीछे 1 दर्जन से अधिक युवतियां थीं, जिनकी खूबसूरती और असाधारण स्वभाव था, जिससे ये दृश्य आंखों को भा रहा था। वाइस पैलेस मास्टर लियू, आप भी यहाँ हैं? ऊंची जूड़ा बनाए हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। पंथ के प्रमुख डैन, उपमहल के प्रमुख लियू, रेस्तरां में मौजूद अन्य मार्शल आर्टिस्ट भी खड़े हो गए और उन्होंने सलाम किया। ये देखकर वांग पेन की आंखें सिकुड़ गईं। सिल्वर मून सेक्ट के सेक्ट मास्टर और 100 फ्लावर्स पैलेस के वाइस पैलेस मास्टर का मिलन हुआ, जो फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के लिए बुरी खबर थी। वे अन्य संप्रदायों को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन युनझोउ के 3 प्रमुख संप्रदायों में से 2 होने के नाते सिल्वर मून संप्रदाय और 100 फ्लावर्स पैलेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। यद्यपि उनकी शक्ति फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट से थोड़ी कम थी, लेकिन यदि वे एकजुट हो जाते और उपस्थित छोटे संप्रदायों को एकजुट कर लेते तो फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के लिए भी प्रतिरोध करना मुश्किल हो जाता। अभिवादन हो, संप्रदाय प्रमुख डैन, उपमहल प्रमुख लियू। वांग पेन ने खुद को संभाला, जबरदस्ती मुस्कुराया और झुककर प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए बाघ, अपना ढोंग बंद करो। मोजेन कहाँ है? युनझोउ से संप्रदाय के इतने सारे सदस्य यहाँ हैं, फिर भी संप्रदाय के गुरु होने के नाते वह पहाड़ पर छुपकर अपना चेहरा नहीं दिखाते और तुम्हें, एक मामूली शिष्य को, हमें टालने के लिए भेज देते हैं। क्या उनका अहंकार इतना बड़ा है? वांग पेन की मुस्कान के सामने सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु अविचलित रहे और ठंडे स्वर में बोले, संप्रदाय के गुरु दान, कुछ दिन पहले ही मेरे गुरु को अपनी मार्शल साधना में कुछ अनुभूति हुई और वे एकांतवास में चले गए। वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनके शिष्य के रूप में मैं उन्हें परेशान करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डर है कि इससे उनकी अंतर्दृष्टि भंग हो जाएगी और मैं कोई अक्षम्य गलती कर बैठूंगा। कृपया मेरी बात समझें, वांग पेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह, कितना बड़ा संयोग है, सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने उपहास करते हुए कहा। क्या यह अफवाह नहीं है कि तुम्हारे संप्रदाय के गुरु के प्रिय पुत्र मोजुवान की कुछ समय पहले हत्या कर दी गई थी? फिर भी आपके संप्रदाय के गुरु अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच निर्दयी और बेरहम। वांग पेन का चेहरा बदल गया। संप्रदाय के गुरु दान, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। हमारे युवा संप्रदाय के गुरु की दुखद मृत्यु हो गई है और मेरे गुरु बहुत दुखी हैं। मैंने उन्हें कई बार शोक मनाते देखा है। कृपया उन पर झूठे आरोप न लगाएं। हम तो उनके प्रिय पुत्र की मृत्यु से उन्हें दुख हुआ। मेरे शिष्य की मृत्यु के बारे में क्या? आपके फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय ने मोजुवान की मृत्यु का फायदा उठाते हुए अन्य संप्रदायों से संसाधन हड़प लिए। आप इसका क्या स्पष्टीकरण देंगे? सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने ठंडे स्वर में कहा। संप्रदाय के गुरु दान, हम भी आपके आदरणीय शिष्य के निधन से अत्यंत दुखी हैं। उस समय उसका हमारे संप्रदाय के प्रमुख कियू से विवाद हुआ। उसने निर्दयता से काम लिया और अपने संप्रदाय का खुलासा नहीं किया। प्रमुख कियू ने उसे एक राक्षसी साधक समझ लिया और क्रोध में आकर उस पर अत्यधिक प्रहार किया, जिससे उसकी जान चली गई। यह एक गलतफहमी थी, जानबूझकर नहीं की गई थी। कृपया समझने की कोशिश करें। जहां तक हमारे शिष्यों द्वारा अन्य संप्रदायों से जबरन वसूली करने का सवाल है, यह एक गंभीर गलतफहमी है। मेरे गुरु का आदेश था कि मैं युवा संप्रदाय प्रमुख की मृत्यु के पीछे की सच्चाई का पता लगाऊं। अप्रत्याशित रूप से कुछ लालची शिष्यों ने इसका फायदा उठाकर संसाधनों की हेराफेरी की। अब हमने उन शिष्यों को पकड़ लिया है और इस मामले के निपटारे के बाद हम उन्हें न्याय के लिए आपके हवाले कर देंगे। अच्छा। वांग पेन को धारा प्रवाह बोलते हुए, फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के अपराधों को छुपाते हुए और दोष अप्रासंगिक लोगों पर मरते हुए, यहाँ तक कि अपने शिष्य पर राक्षसी साधक होने का झूठा आरोप लगाते हुए देखकर सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु क्रोधित होकर हंसे। आप सचमुच मोजेन के सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनने के योग्य हैं।
आपकी वाक्पटुता प्रशंसनीय है, लेकिन वांग पैन, आप एक बात को लेकर गलतफहमी में हैं। मैं आपसे बहस करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। अगर मोजेन खुद सामने आकर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं उनके सबसे अच्छे शिष्य से शुरुआत करूंगा। उसे अपने प्रिय शिष्य को खोने का दर्द महसूस करने दो। इसके साथ ही सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने अपनी आस्तीन झटक दी और अपने कंधे को हल्के से हिलाते हुए उनका हाथ अजगर के पंजे की तरह तेजी से बाहर निकला और वांग पैन को पकड़ लिया। वांग पैन को उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय का गुरु इतनी अचानक और छुपकर हमला करेगा। सदमे में आकर उसने अपने पैर हिलाए, उसका शरीर डगमगाने लगा, जिससे पकड़ से बचने के लिए कई धुंधली छवियां बन गईं। दुर्भाग्यवश उनकी साधना सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु से निम्न स्तर की थी, जो पहले ही ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच चुके थे। ग्रैंडमास्टर की उत्कृष्ट पंजे जैसी तकनीक के तहत उनकी परछाई आसानी से दिखाई दे रही थी और उन्हें कंधे से पकड़ लिया गया। यहाँ आओ, सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने बल प्रयोग किया, जिससे वांग पैन की हंसली की हड्डी तुरंत टूट गई और वह गिर पड़ा। वांग पैन के चेहरे पर दिख रहे दर्द को देखकर सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। अगर मैं अभी तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मालिक बाहर आएगा? पंथ के गुरु दान, कृपया प्रतीक्षा करें। सिल्वर मून संप्रदाय के प्रमुख के अचानक हमले ने सभी को चौंका दिया, यहाँ तक कि 100 फ्लावर्स पैलेस के उप प्रमुख को भी, जिन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया। अध्याय 237 मास्टर डैन, जरा रुकिए। सिल्वर मून संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को वांग पैन की गर्दन पर हाथ रखते देख 100 फ्लावर्स पैलेस के उप राजकुमार लियू ने जल्दी से चिल्लाया। उसे डर था कि वह आवेग में आकर वांग पैन को कुचलकर मार डालेगा। जी हाँ, मास्टर डैन, कृपया जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। अन्य संप्रदाय की सेनाएं भी उतनी ही घबराई हुई थीं। वे यहाँ फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के साथ तर्क वितर्क करने और न्याय की मांग करने आए थे, न कि शुरुआत से ही सब कुछ तहस नहस करने के लिए। यदि सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने वास्तव में मोजेन के सीधे शिष्य को कुचलकर मार डाला तो स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि उसे संभालना असंभव हो जाएगा। सभी की विनती सुनकर सिल्वर मून संप्रदाय के प्रमुख, जिनका रक्त खौल रहा था, थोड़ा शांत हो गए। वांग पैन की गर्दन पर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। एक संप्रदाय के गुरु होने के नाते उन्हें इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए था, लेकिन फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के प्रमुख द्वारा मारा गया शिष्य उनका सबसे प्रिय शिष्य था। उनके कोई बच्चे या रिश्तेदार नहीं थे जिनके लिए वह सबसे ज्यादा परवाह करता था। वे निसंदेह उसके 5 प्रत्यक्ष शिष्य थे। उनमें से 5वां शिष्य सबसे प्रिय था और उनका अंतिम शिष्य भी था। 5वें शिष्य में असाधारण प्रतिभा और समझ थी और वह 17 वर्ष की आयु में ही टेंडन और बोन क्षेत्र तक पहुंच गया था। उनकी क्षमता को देखते हुए भविष्य में मार्शल ग्रैंडमास्टर बनना लगभग निश्चित था। पूर्व स्वर्गीय लोक तक पहुंचना भी असंभव नहीं था। फिर भी एक ऐसे प्रतिभाशाली, होनहार शिष्य को, जिसे वह अपने बच्चे के समान मानता था, फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय द्वारा बेरहमी से मार डाला गया और उसे एक राक्षसी साधक के रूप में बदनाम किया गया। सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु इस क्रोध को कैसे सहन कर सकते थे? ये सोचते ही सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु का चेहरा और भी उग्र हो गया और वांग पैन को देखते ही उनकी आंखों में हत्या का इरादा झलकने लगा। अच्छा नहीं है, ये बुढ़िया सचमुच मुझे मार डालना चाहती है। सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु की आंखों में हत्या का इरादा देखकर वांग पैन भय से कांप उठी। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी और उसकी हंसली की हड्डी टूटी हुई थी और महत्वपूर्ण अंग जकड़े हुए थे, इसलिए वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। ठीक उसी समय जब सिल्वर मून संप्रदाय के प्रमुख ने वांग पैन को कुचलकर मार डालने का निश्चय कर लिया था, अचानक एक शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। मास्टर डैन, भले ही मेरे शिष्य ने आपको नाराज किया हो, लेकिन एक संप्रदाय के गुरु के रूप में आप अपने सिल्वर मून संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर खुद को उसके स्तर तक क्यों गिरा रहे हैं? जैसे ही आवाज बंद हुई, सराय में एक आकृति प्रकट हुई। वह व्यक्ति लंबा था, काले रंग का चोला पहने हुए था, उसके हाथ पीठ के पीछे थे और वह एक राजसी व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर रहा था। गुरुजी। उस व्यक्ति को देखकर वांग पैन, जो पहले से ही सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रही थी, खुशी से झूम उठी और मुश्किल से चिल्लाई, संप्रदाय के गुरुजी। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के अन्य शिष्य भी उतने ही प्रसन्न हुए। मोजेन। विभिन्न संप्रदायों की ताकतें स्तब्ध रह गईं, यहाँ तक कि 100 फूलों के महल के उपमहल प्रमुख लियू ने भी गंभीर भाव प्रदर्शित किए और गुप्त रूप से सतर्क रहे। किसी व्यक्ति के नाम का अपना महत्व होता है और फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट दशकों से फल फूल रहा था, लगातार शक्तिशाली होता जा रहा था, लगभग युनजोऊ पर हावी हो रहा था। उन 2 रहस्यमय बुजुर्गों के अलावा मोजेन का योगदान भी महत्वपूर्ण था। ऐसी अफवाह थी कि मोजेन की साधना प्रसवोत्तर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी, जिससे वह अपनी स्वयं की आत्मा शक्ति का निर्माण कर रहा था, जो पूर्व दिव्य क्षेत्र से बस एक कदम दूर थी। उसके बोलने से पहले सराय में किसी ने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। इससे अफवाहों की पुष्टि हो गई। मोजेन, आखिरकार तुम आ ही गए। क्या तुम्हारे शिष्य ने नहीं कहा था कि तुम एकांतवास में हो? मैंने अभी अभी तुम्हारे प्रिय शिष्य को मारा है और तुम संयोगवश यहाँ कैसे आ गए? इस सावधानी के माहौल के बीच केवल सिल्वर मून संप्रदाय के प्रमुख ही मोजेन के आगमन से आश्चर्यचकित नहीं हुए। उसने वांग पैन को एक तरफ धकेलते हुए उपहास किया और उसका मजाक उड़ाया। अब जबकि मुख्य व्यक्ति यहाँ आ चुका था, वांग पैन के बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह वास्तव में वांग पैन को कुचलना चाहता था,
लेकिन एक संप्रदाय के गुरु के रूप में उसे कुछ संयम दिखाना पड़ा। लेकिन उसकी जान बख्शने का मतलब सजा से बख्शना नहीं था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। जब उसने वान पेन को फेंका तो सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने चतुराई से एक सूक्ष्म शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वान पेन की ऊर्जा और रक्त अस्थायी रूप से बिखर गए। इससे वह अस्थायी रूप से कमजोर हो गया और अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके परिणामस्वरूप वह बुरी तरह गिर गया और घायल हो गया। क्षमा करें, मैं एक पल के लिए भी खुद को रोक नहीं पाया। आपके प्रिय शिष्य को दुख पहुंचा दिया। वान पेन को फेंकने के बाद सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने उदासीनता से कहा। अपने शिष्य को अपमानित होते देख मोजेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शिष्य ने गुरु दान के प्रति अनादरपूर्ण भाषा का प्रयोग करने का साहस किया, वह इस दंड का पात्र था। दया दिखाने के लिए मैं गुरु दान का आभारी हूँ। मोजेन के विनम्र व्यवहार और झुके हुए रुख के बावजूद सिल्वर मून संप्रदाय के प्रमुख अविचलित रहे। उसने ठंडे लहजे में कहा, बहुत हो गया बकवास। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों हूँ। तुम्हारे फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के मुखिया ने मेरे 5वें शिष्य की हत्या कर दी। अब हम इसे कैसे सुलझाएं? और इन दिनों आपका फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय युनझोउ में अन्य संप्रदायों को लूट रहा है। आपका इरादा क्या है? क्या आपको सच में लगता है कि आपका फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय युनझोउ पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है? इसके साथ ही संप्रदाय के अन्य योद्धा अलग ही नजर आने लगे। जी हाँ, संप्रदाय के गुरु मो, आपको हमें स्पष्टीकरण देना ही होगा। कई शक्तिशाली योद्धाओं की संयुक्त आभा ने आगे बढ़ते हुए दमन का एक मजबूत एहसास पैदा किया, जिससे फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के शिष्यों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार विभिन्न संप्रदायों के सभी योद्धा बलवान थे। कोई भी टेंडेंस एंड बोन्स दायरे से नीचे नहीं था। ऐसी शक्ति का मुकाबला तो फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट भी नहीं कर सकता था। सभी लोग कृपया शांत हो जाएं। इतने भारी दबाव का सामना करते हुए जो किसी मार्शल ग्रैंडमास्टर को भी पीला कर सकता था। सेक्ट मास्टर मो शांत रहे। अब भी मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, इस मामले में हमारे फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय ने उचित व्यवस्था कर रखी है। सच कहूं तो मुझे अपने संप्रदाय से इस तरह की लूटपाट की उम्मीद नहीं थी। ये जघन्य कृत्य पूरी तरह से कुछ लालची शिष्यों के व्यक्तिगत कृत्य हैं। हमारे फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय ने हमेशा से ही ऐसे कृत्यों की निंदा की है और उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए कुछ दिन पहले हमने लूटपाट में शामिल सभी शिष्यों और बुजुर्गों को पकड़ लिया। वे अब पहाड़ के पीछे स्थित एक कालकोठरी में कैद हैं। बस आप मेरे साथ पहाड़ पर आ जाए, मैं उन्हें आपके हवाले कर दूंगा। प्रत्येक संप्रदाय को हुए नुकसान की भरपाई हमारा फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय दुगुनी करेगा। आपके शिष्य की हत्या करने वाले एल्डर कियू भी कैद में हैं। मोजेन ने सिल्वर मून संप्रदाय के प्रमुख से कहा, मैं उन्हें स्वयं आपके हवाले कर दूंगा। चाहे उन्हें मारना हो या उनकी खाल उतारनी हो, यह आप पर निर्भर है। हमारा फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा। मास्टर डैन, क्या यह व्यवस्था संतोषजनक है? विभिन्न संप्रदायों के योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट से इतनी सहयोगात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय हमेशा से ही दबंग रहा है, खासकर हाल के दशकों में। अगर उन पर अत्यधिक अत्याचार न हुआ होता तो वे यहाँ नहीं आते। सच कहें तो वे एक घातक लड़ाई के लिए तैयार थे। लेकिन अब मोजेन आश्चर्यजनक रूप से उदार थे और उन्होंने शिष्यों और बुजुर्गों को सौंपने की पेशकश की। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट कभी इतना नरम कब हुआ था? इससे विभिन्न संप्रदायों के योद्धाओं को लगा कि कुछ गड़बड़ है। सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु को भी कुछ असामान्य महसूस हुआ। उन्होंने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मोजेन, तुम क्या साजिश रच रहे हो? क्या तुम सचमुच उन्हें सौंप दोगे? मास्टर डैन, यह अनुचित है। हमारा फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय ईमानदारी दिखा रहा है, फिर भी आप संदेह कर रहे हैं। अगर आपको और आपके साथी योद्धाओं को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ पहाड़ पर आइए, मैं उन्हें आपके हवाले कर दूंगा। मोजेन ने गंभीरता से कहा। मोजेन को पहाड़ पर चढ़ने की जिद करते देख सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने अचानक हाथ हिलाते हुए कहा, चूंकि आप इतने ईमानदार हैं, आप पर संदेह करना हमें तुच्छ साबित करेगा। लेकिन पहाड़ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका संप्रदाय व्यस्त होगा, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। संप्रदाय प्रमुख मो, बस उन्हें नीचे ले आओ। अपराधियों को पकड़ते ही हम चले जाएंगे। ये कैसे उचित हो सकता है? आप इतनी दूर आ गए हैं, फिर भी आपने हमारी शराब का स्वाद नहीं चखा। अगर दुनिया को पता चल जाए तो क्या वे हमारे फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के आतिथ्य का मजाक नहीं उड़ाएंगे? कृपया पहाड़ पर आइए, हमने आपके लिए एक भोज तैयार किया है। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। मोजेन को बार बार उन्हें पहाड़ पर आने का निमंत्रण देते देख सिल्वर मून संप्रदाय के प्रमुख की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, पंथ के स्वामी मो, आप बार बार हमें पहाड़ पर बुलाना चाहते हैं। क्या आपने हम सबको पकड़ने के लिए कोई जाल बिछा रखा है? सचमुच? संप्रदाय के गुरु मो, क्या इसमें कोई चाल है? संप्रदाय के योद्धाओं को भी कुछ आभास हुआ और वे मोजेन को सतर्कता से देखने लगे। जब मोजेन ने देखा कि वे ऊपर जाने को तैयार नहीं हैं, तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। तो आप सचमुच ऊपर नहीं जाएंगे? ऐसा लगता है संप्रदाय के गुरु मो, आपके इरादे बुरे हैं। उसके चेहरे के भाव देखकर सब समझ गए। मैं मेहनत बचाना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने मना कर दिया, इसलिए मुझे दोष मत दीजिए। मोजेन की मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह शीतलता ने ले ली। ये देखकर सिल्वर मून संप्रदाय का गुरु सतर्क हो गया। मोजेन, तुम क्या योजना बना रहे हो? लेकिन मोजेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और केवल सम्मानपूर्वक सराय के प्रवेश द्वार पर झुककर कहा, स्वागत है बड़ों। क्या
बड़े बुजुर्ग सभी लोग हैरान रह गए। मोजेन द्वारा बड़ा कहलाना, ये केवल मैंने कहा था कि चालबाजी की कोई जरूरत नहीं है। जब एरे सेट है तो उन्हें लुभाने की क्या जरूरत है? क्या उन्हें लगता है कि वे मेरी पकड़ से बच सकते हैं? अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी और सफेद वस्त्र पहने एक आकृति सराय में प्रकट हुई। उस बूढ़े व्यक्ति के बाल और दाढ़ी सफेद थे, उसकी आंखें गिद्ध जैसी थीं, नाक टेढ़ी थी और वह बेहद भयावह दिख रहा था। जैसे ही नुकीली नाक वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, उसकी शक्तिशाली और ठंडी आभा ने सभी को जकड़ लिया, जिससे उनके शरीर बेहद भारी हो गए। यहाँ तक कि सिल्वर मून संप्रदाय के प्रमुख और 100 फ्लावर्स पैलेस के उप प्रमुख, जो मार्शल ग्रैंड मास्टर थे, उन्हें भी अकड़न और चलने फिरने में कठिनाई महसूस हो रही थी। पूर्व आकाशीय दबाव। पूर्व आकाशीय गुरु। सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने उस टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति को भय से देखा। बहुत बढ़िया, मेरे दिव्य दबाव के बावजूद तुम अभी भी ऊपर देख सकते हो। सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु से यही उम्मीद थी। तुम्हारी इच्छाशक्ति सराहनीय है। तुम्हारी आत्मशक्ति अभी विकसित हो रही होगी। टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर प्रशंसा भी की। वरिष्ठ व्यक्ति फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के पूर्वज होने चाहिए। पवित्र पर्वत ने ये फरमान जारी किया है कि पूर्वज स्वामी अपने से निचले स्तर के लोगों पर हमला नहीं कर सकते। क्या आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं? सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने बड़ी मुश्किल से बात की। पवित्र पर्वत के फरमान का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करोगे? नुकीली नाक वाले बूढ़े ने सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। तुम सब मिलकर मेरे फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के खिलाफ एकजुट हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि कोई फरमान मुझे रोक पाएगा? वरिष्ठ, अगर आप हमें धमकाएंगे तो क्या आपको डर नहीं है कि हमारे पूर्वज भी नियमों को तोड़ देंगे? टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति को हमला करने का इरादा करते देख सिल्वर मून संप्रदाय के प्रमुख के पास अपने पूर्व स्वर्गीय पूर्वजों का उल्लेख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने संकोच किया। सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने राहत की सांस ली। पूर्व स्वर्गीय पूर्वज होने का यही लाभ था। पूर्व आकाशीय पूर्वज किसी संप्रदाय की सबसे गहरी नींव थे। उनकी अनूठी आभा ने उन्हें दूर से ही एक दूसरे को महसूस करने की क्षमता प्रदान की। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का पालन करने और उनसे पार पाने के बाद अधिकांश पूर्व स्वर्गीय गुरुओं की शक्ति, ऊर्जा और आत्मिक शक्ति समान थी। इस प्रकार पूर्व स्वर्गीय स्वामी, जब तक कि उनके स्तर में बहुत अधिक अंतर न हो, एक दूसरे को मारना मुश्किल था। अगर उनकी संख्या कम भी हो तो भी वे बच निकल सकते हैं। पीछा करने के दौरान भागने वाले पक्ष के पास पीछा करने वाले से बचने के कई तरीके होते हैं। चूंकि पूर्व स्वर्गीय गुरुओं को मारना कठिन था, इसलिए पूर्व स्वर्गीय गुरुओं वाले संप्रदायों में एक अलिखित नियम था। जब तक कोई गंभीर संकट न हो, पूर्व स्वर्गीय स्वामी छोटे मोटे विवादों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। अन्यथा यदि दोनों पक्षों के पूर्व स्वर्गीय गुरु एक दूसरे के शिष्यों पर हमला करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप भारी जानमाल का नुकसान होगा। सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु को पूरा भरोसा था कि टेढ़ी नाक वाला बूढ़ा व्यक्ति इस नियम को नहीं तोड़ेगा, और ऐसा लगता था कि उनका अनुमान सही था। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने अचानक शरारती मुस्कान बिखेरी। तुम्हें लगता है कि मैं नियमों का पालन करूंगा और हमला नहीं करूंगा? अब मैं तुमसे कहता हूँ, गलत। आज तुम सब यहीं मरोगे। बस 2 ही पूर्व आकाशीय नौसिखिए हैं। आज के बाद अगर उन्होंने आने की हिम्मत की तो मैं उन्हें भी मार डालूंगा। ये कहते हुए टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक छोटा सा झंडा निकाला और उसे हल्के से हिलाया। अगले ही पल अचानक एक परिवर्तन आ गया। अध्याय 238। अध्याय 238। जैसे ही टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में खून के रंग का झंडा लहराया, एक अजीब शक्ति फैल गई जिसने सिल्वर मून संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और उसके लोगों को पूरी तरह से स्थिर कर दिया। वरिष्ठ, आप क्या करना चाहते हैं? सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु ने रक्त रंग के झंडे को देखा। उनके हृदय में भय का भाव भर गया। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि यह एक अत्यंत भयावह वस्तु है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, टेढ़ी नाक वाले बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा और भी भयावह हो गया। उसके हाथ में मौजूद खून जैसे लाल झंडे से हल्की काली धुंध निकली। उसी समय फ्लोइंग क्लाउड कस्बे के विभिन्न विचित्र स्थानों पर मूल रूप से खड़े पत्थर के खंभे हल्के से कांपने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आपस में जोड़ रही हो। पत्थर के खंभों पर काले धुंध के गुच्छे दिखाई दिए और वे तेजी से पूरे कस्बे में फैल गए। यह क्या है? सड़क पर एक कस्बेरवासी ने काले धुएं को अपनी ओर आते देखा। उत्सुकतावश उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अगले ही पल उसे अपने इस कृत्य पर पछतावा हुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां काले धुएं को छुईं, उसका हाथ जलती हुई मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा और यह धुआं उसकी उंगलियों से लेकर हाथ, कलाई और तेजी से बाह तक फैल गया। एक आम इंसान के लिए असहनीय दर्द हो रहा था। कस्बे का निवासी दर्द से चीख उठा, जमीन पर गिर पड़ा और काले धुएं को हटाने की कोशिश में बुरी तरह लौटने लगा। लेकिन यह व्यर्थ था। काला धुआं किसी जीवित प्राणी की तरह उससे चिपक गया। उसका खून चूस रहा था और उसे हटाया नहीं जा सका। वह धुआं उसकी बाह पर लिपट गया और उसके पूरे शरीर को निगलने लगा। धमाका! इस भयावह दृश्य को देखकर सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों में दहशत फैल गई और वे भागने लगे। सब लोग इधर उधर भागने लगे और अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति को बदलते हुए देखकर भयभीत हो गए। कुछ लोगों ने झाड़ू और कपड़े से उस काले धुएं को भगाने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। वह काला धुआं उस व्यक्ति से चिपक गया और उसके खून को चूसने लगा। असहनीय दर्द सहन न कर पाने के कारण वह व्यक्ति जल्द ही बेहोश हो गया। फिर सभी ने देखा कि कैसे वह धीरे धीरे काले कोहरे में समा गया और पिघल गया। कुछ ही समय में वह पूरी तरह से गायब हो गया। केवल उसके कपड़े और खून का एक पोखर ही बचा रहा।
एक व्यक्ति को निगलने के बाद काली धुंध फिर से ऊपर उठी और जैसे जैसे वह दूसरों की ओर बढ़ी उसका रंग गहरा होता गया। आह भागो! पिछले पीड़ित की दुखद मौत देखकर सभी लोग काले कोहरे की भयावहता को समझ गए और डर के मारे भागने लगे। जो कुछ लोग धीमे थे वे भी काले कोहरे की चपेट में आ गए और उनकी चीखें फिर से गूंज उठीं। इस बार किसी ने भी रुककर मदद करने की हिम्मत नहीं की, उन्हें सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। फ्लोइंग क्लाउड टाउन की सड़कों पर भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिले जहां दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं और पूरा शहर एक जीते जागते नरक में बदल गया था। क्या हो रहा है? फ्लोइंग क्लाउड टाउन से कुछ मील दूर एक पहाड़ी पर लू किंग मागो के साथ जंगल में तंबू लगा रहा था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। बिना कुछ बताए वह वहां से गायब हो गया और एक विशाल पेड़ की चोटी पर कूदकर फ्लोइंग क्लाउड टाउन को नीचे देखने लगा। जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसका चेहरा फिर से बदल गया। फ्लोइंग क्लाउड टाउन एक पतली धूसर रोशनी में डूबा हुआ था जिसके भीतर काला कोहरा मंडरा रहा था। वह धुंधले ढंग से लोगों को लुढ़कते और संघर्ष करते हुए चुपचाप चीखते हुए देख सकता था। फिर भी अजीब बात यह थी कि एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel.fr.net वेबसाइट खोजें। एक किंग, क्या हुआ? मुझे शहर से भारी आक्रोश का अनुभव हुआ। बूढ़ा डॉक्टर लू किंग के बगल में प्रकट हुआ। गुरुजी, देखिए। लू किंग ने आगे की ओर इशारा किया। बूढ़े डॉक्टर ने उनकी नजर का पीछा किया और अपनी जन्मजात तीव्र दृष्टि से कस्बे के भयावह दृश्य और उसे घेरे हुए धुंधले प्रकाश को देखा। यह क्या है? उसने हैरानी से पूछा। यह एक संरचना है और वह भी बेहद भयावह और शैतानी। लू किंग ने गंभीरता से उत्तर दिया। दिव्य रून संप्रदाय की विरासत के कारण उसने तुरंत फ्लोइंग क्लाउड टाउन को घेरे हुए धूसर प्रकाश को एक बुरी संरचना का परिणाम मान लिया। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आध्यात्मिक ऊर्जा के अभी पुनर्जीवित होने के समय ऐसी संरचना कैसे बनाई जा सकती है। एक गठन, एक अमर विधि। बूढ़े डॉक्टर का चेहरा बदल गया। एक किंग, क्या आप इसे तोड़ सकते हैं? हालांकि बूढ़ा डॉक्टर एक शक्तिशाली पूर्व दिव्य मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन वह इस तरह की रहस्यमय विधियों को नहीं समझता था और उसने अपनी उम्मीदें लू किंग पर टिका दी। किसी भी सैन्य संरचना से निपटने के आमतौर पर दो तरीके होते हैं, बल प्रयोग और कौशल। बल प्रयोग का अर्थ है अत्यधिक शक्ति का उपयोग करके संरचना की सुरक्षा को तोड़ना, जबकि कौशल का अर्थ है संरचना के सक्रिय बिंदुओं को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना। पर्याप्त संख्या में बिंदुओं को नष्ट कर देने पर संरचना काम करना बंद कर देगी और टूट जाएगी। लू किंग ने संक्षेप में समझाया। हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं? बूढ़े डॉक्टर ने कस्बे में लोगों को भागने की कोशिश करते देखा, लेकिन वे धूसर रोशनी से अवरुद्ध हो रहे थे। हताशा में उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे रोशनी को छूते वे तैरते हुए काले कोहरे में विलीन हो जाते। मुझे पक्का नहीं पता, लू किंग ने प्रकाश पर टकटकी लगाए हुए उत्तर दिया। जैसे ही एक हल्की बैंगनी रोशनी दिखाई दी, अक्षर उसकी दृष्टि में तैरने लगे। रक्त और मांस आत्मा शोधन संरचना, एक प्राचीन राक्षसी संरचना जो प्रबल रक्षात्मक शक्ति से युक्त एक धूसर प्रकाश उत्पन्न करती है जो मांस और रक्त को विलीन कर देती है। रक्त और मांस से बनी आत्मा को शुद्ध करने वाली संरचना, एक प्राचीन दुष्ट संरचना जो अत्यंत भयावह है। इस संरचना के भीतर रहने वाले जीवों का रक्त, मांस और हड्डियां आक्रोश में परिवर्तित हो जाती हैं, जो संरचना के मूल और ध्वज को पोषित करती हैं। इस संरचना में 18 नोड हैं, 9 से अधिक को नष्ट करने से यह टूट जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक सरलीकृत संस्करण है जो पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र से नीचे के प्राणियों को विलीन करने में सक्षम है। जानकारी पढ़ने के बाद लू किंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह प्राचीन संरचना फ्लोइंग क्लाउड टाउन में क्यों प्रकट हुई, लेकिन चूंकि यह एक सरलीकृत संस्करण था इसलिए इसे संभालना संभव था। किंग, क्या तुमने कोई उपाय सोचा है? लू किंग के चेहरे के भाव बदलते देख बूढ़े डॉक्टर ने तुरंत पूछा। मेरे पास कुछ विचार हैं गुरुजी, हमें इस संरचना को जल्दी तोड़ना होगा वरना अंदर मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। तो फिर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़े डॉक्टर ने कस्बे में फैली भयावहता को देखकर आग्रह किया। इस संरचना को तोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे बनाने वालों से आपको निपटना होगा। हे गुरु। बिल्कुल, बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। कस्बे के दृश्य इतने भयावह थे कि लड़ाई झगड़े से नफरत करने वाले उसे भी जान से मारने की तीव्र इच्छा महसूस होने लगी। मालिक, चलिए चलते हैं, मुझे कुछ लेना है, आप पहले जाइए। लू किंग ने पेड़ से गायब होते हुए कहा और गाड़ी की ओर चल पड़ी। जब वह लौटा तो उसके पास एक धनुष और एक तलवार थी। लू शियालांगजुन, क्या हुआ? डॉक्टर चेन कहाँ है? एक मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पास आकर पूछा। लू किंग को पेड़ पर चढ़ते और बूढ़े डॉक्टर को उसके पीछे जाते देख उसे समझ आ गया था कि कुछ असामान्य हुआ है, लेकिन अब लू किंग वापस आ गई थी और बूढ़ा डॉक्टर कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिससे उसे जिज्ञासा हुई। अन्य लोगों ने भी उधर देखा। फ्लोइंग क्लाउड टाउन में कुछ घटना घटी है, मुझे और गुरुजी को जाना होगा। सीनियर जू, कृपया अभी यहीं रुकिए, लू किंग ने समझाया। फिर मागो और वेई जियान की ओर मुड़ी। गुरुजी, माँ, जियान, यहीं रुकिए और हमारे सामान की देखभाल कीजिए। समझ गया, युवा स्वामी। लू किंग की गंभीरता देखकर मागो को ठंडक सी महसूस हुई। फ्लोइंग क्लाउड टाउन में कुछ गंभीर घटना घटी थी, ये जानते हुए वे वहीं रुके रहे। ठीक है, चलो चलते हैं, लू किंग ने पहाड़ से नीचे दौड़ते हुए कहा। श्याओ ली, श्याओ यान की रक्षा करना, अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे तो उसे मार डालना।
लू शियालांगजुन, मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पुकारने की कोशिश की, लेकिन मागो ने उसे धीरे से रोक दिया। वरिष्ठ जू, मेरे छोटे मालिक को जरूरी काम है, कृपया उन्हें परेशान न करें, हम यहीं इंतजार करते हैं। मागो को पता था कि फ्लोइंग क्लाउड टाउन में स्थिति गंभीर है। लू किंग का पीछा करना केवल एक बाधा ही साबित होगा। यह मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मागो की अचानक दृढ़ता देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद लू किंग के बदले हुए चेहरे के भावों को याद करते हुए उसने खुद जांच करने का फैसला किया और अपनी शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करते हुए पेड़ पर छलांग लगा दी। यह क्या है? फ्लोइंग क्लाउड टाउन में फैली धूसर रोशनी को देखकर वह हौंफने लगा। ऐसा रहस्यमय दृश्य उसके लिए बिल्कुल नया था। और ये हैं डॉक्टर चेन और लू शियालांगजुन। उसने दो आकृतियों को कस्बे की ओर बढ़ते देखा। एक जंगल से होकर तेजी से गुजरी, दूसरी पेड़ों की चोटियों पर सरकती हुई, मानो किसी दूसरी दुनिया की हो, जैसे हवा पर चलना, ऐसी दिव्य गति। क्या ये डॉक्टर चेन है? उसने आंखें चौड़ी करते हुए बुदबुदाया। गुरुजी, ये राक्षसी संरचना बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, केवल बल प्रयोग से काम नहीं चलेगा, हमें इसे कुशलता से तोड़ना होगा। लू किंग दौड़ते हुए चिल्लाया। जब हम उस संरचना तक पहुंच जाएं, तो तलवार की ऊर्जा का उपयोग करके धूसर प्रकाश पर आक्रमण करें। मुझे उसकी शक्ति के प्रवाह का अवलोकन करने दें ताकि मैं उसके केंद्र बिंदुओं का पता लगा सकूं। एक बार केंद्र बिंदु नष्ट हो जाएं, तो संरचना टूट जाएगी। समझ गया। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया और लंबी तलवार को कसकर पकड़ लिया। वे तेजी से फ्लोइंग क्लाउड टाउन की ओर बढ़े। 1 मील से भी कम दूरी पर उन्होंने आगे एक शक्तिशाली आभा को उठते हुए महसूस किया, जो तेजी से शहर की ओर बढ़ रही थी। एक दिव्य विशेषज्ञ, लू किंग और बूढ़ा डॉक्टर दोनों चौंक गए और सामने देखने लगे। उन्होंने एक आकृति को शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए एक लंबी तलवार लिए हुए लाल तलवार की ऊर्जा से धूसर प्रकाश पर प्रहार करते देखा। जैसे ही प्रहार होने वाला था, प्रकाश से निकली सफेद ऊर्जा ने उसे रोक दिया, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन धूसर प्रकाश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यान तियान हुआ, तुम सचमुच अपने सिल्वर मून सेक्ट के शिष्यों के पीछे छिपे हुए थे। एक लंबे डंडे के साथ काले वस्त्र पहने एक आकृति ठंडी हंसी हंसते हुए प्रकट हुई। मोफू, तुम हो? तलवारबाज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक और दिव्य प्राणी? लू किंग और बूढ़ा डॉक्टर चौंक गए। हाँ, मैं ही हूँ, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने घमंड से कहा। मोफू, फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट की हिम्मत कैसे हुई ऐसी खतरनाक संरचना बनाने की, जिससे साथियों को नुकसान पहुंचे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पवित्र पर्वत तुम्हें नष्ट कर देगा। तलवारबाज चिल्लाया। पवित्र पर्वत? काले वस्त्रधारी आकृति हंसी। बड़े बदलाव आ चुके हैं। सभी संप्रदाय अपने अपने स्वार्थ के लिए साजिश रच रहे हैं। राक्षसी मार्ग फिर से उभरने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि मध्य राज्य में भी पवित्र पर्वत पर कब्जा है। वे यून राज्य की परवाह कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा आज के बाद मैं और मेरा भाई पुनर्जन्म लेंगे और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनेंगे। पवित्र पर्वत भी हमें रोक नहीं सकता। तुम और तुम्हारा भाई पागल हो, अपने शिष्यों सहित कई लोगों की जान लेने के लिए बुरे तरीके अपनाते हो। तुम बिल्कुल विक्षिप्त हो, तलवारबाज ने घृणा से कहा। बहुत बातें हो गईं। इस दुनिया में सिर्फ ताकत मायने रखती है। यान तियान हुआ, तुम्हारी आत्मा हमारे हथियार की शक्ति बढ़ाएगी। काले वस्त्रधारी आकृति ने लंबी छड़ी से हमला किया। क्या? तलवारबाज ने वार रोकने की कोशिश की, लेकिन वह लाठी की अपार शक्ति से बेबस होकर हवा में उड़ गया। अध्याय 239 तलवार चलाने वाले व्यक्ति को काले वस्त्रधारी आकृति के डंडे से जोरदार प्रहार लगा और वह दर्जनों मीटर पीछे हट गया, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता। आगे देखते हुए उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। तुम्हारा स्तर अभी तक पार नहीं हुआ है। तुम अभी भी पूर्व दिव्य लघु उपलब्धि के स्तर पर हो, तो तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल क्यों है? हा, ये है फॉर्मेशन की शक्ति, लेकिन तुम्हारे जैसे नासमझ को इसकी पेचीदगियों का अंदाजा नहीं है। यान तियान हुआ, आज तुम्हारा अंत है। तुम्हें मारने के बाद मैं सिल्वर मून सेक्ट और 100 फ्लावर्स पैलेस को रौंद डालूंगा और मेरा फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट पूरे युनझोउ पर कब्जा कर लेगा। काले वस्त्रधारी आकृति जोर से हंसी। उसका डंडा कांप रहा था और उसने तलवारधारी पर पुनः आक्रमण किया। प्रतिद्वंद्वी की प्रबल शक्ति को महसूस करते हुए तलवारधारी का हृदय धंस गया। वह जानता था कि अकेले इस सुरक्षा घेरे को तोड़ना असंभव है। यदि वह सावधान नहीं रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अब पीछे हटना भी संभव नहीं था। कई कुलीन शिष्य और उसके संप्रदाय के गुरु, साथ ही युनझोउ के कई साथी इस सुरक्षा घेरे में फंसे हुए थे। यदि वह वहां से चला गया तो वे सब मारे जाएंगे। धिक्कार है, 100 फूलों के महल की वह बुढ़िया मौत से इतनी डरती है कि अपने संप्रदाय को नहीं छोड़ती। अगर हम सब मिलकर काम करते तो हम इस दुष्ट संगठन को तोड़ सकते थे। तलवारधारी व्यक्ति ने मन ही मन शाप दिया। काले वस्त्रधारी आकृति के हमले का सामना करते हुए उसने दांत पीसकर अपनी दिव्य ऊर्जा को बढ़ाया और अपनी आभा को मजबूत किया। उसने अपनी तलवार घुमाकर लाठी को रोका, दृढ़ता से खड़ा रहा और एक कदम भी पीछे नहीं हटा। काले वस्त्रधारी आकृति से डटकर मुकाबला किया। ओह, क्या आप कोई विस्फोटक गुप्त तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं? काले वस्त्रधारी आकृति हंसी। लेकिन मेरे पास गठन की शक्ति है जो मुझे अनंत काल तक सहारा देती है। आपकी पूर्व दिव्य वास्तविक ऊर्जा कब तक टिक सकती है? जब तक मैं तुम्हें हरा सकता हूँ उतना ही काफी है। कम बोलो, चलो। तलवार लिए हुए उस व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत अच्छा, देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो।
काले वस्त्रधारी आकृति ने हल्के से हंसते हुए किसी विस्फोटक गुप्त तकनीक का प्रयोग नहीं किया, बल्कि तलवारधारी व्यक्ति से बराबरी का मुकाबला करने के लिए अपनी रक्षात्मक संरचना की शक्ति पर भरोसा किया। उसका इरादा अपने चिर प्रतिद्वंद्वी के साथ खिलवाड़ करना और उसे धीरे धीरे थकाना था। गुरुजी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक चट्टान के पीछे छिपकर लड़ाई का अवलोकन करते हुए लू किंग ने अपने बगल में बैठे बूढ़े डॉक्टर से पूछा। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन उनके पास आभा छिपाने की अनूठी तकनीकें थीं, जिससे वे पूर्व दिव्य स्तर के दो योद्धाओं के लिए अदृश्य थे। दोनों ही पूर्व दिव्य लघु उपलब्धि के स्तर पर हैं, लेकिन काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने गठन से अपनी शक्ति में काफी वृद्धि कर ली है। तलवार चलाने वाला व्यक्ति विस्फोटक गुप्त तकनीक के सहारे बड़ी मुश्किल से टिका हुआ है, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। बूढ़े डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, मैं भी यही सोचता हूँ गुरुजी। काले वस्त्रधारी व्यक्ति इस संरचना की रक्षा कर रहा है ताकि इसे नष्ट होने से बचाया जा सके। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट की इस संरचना के भीतर बड़ी योजनाएं होंगी। हमें इसे जल्दी से तोड़ना होगा। उस संरचना के अवरोध के कारण लू किंग और बूढ़ा डॉक्टर अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। वे उस दुष्ट संरचना के माध्यम से फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के इरादों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति से निपटना उसकी गठन की शक्ति के कारण कठिन है। यदि हम उसे सीधे मार गिराते हैं तो गठन को तोड़ना आसान हो जाएगा। लू किंग ने दोनों योद्धाओं की पहचान कर ली थी। तलवार चलाने वाला व्यक्ति सिल्वर मून संप्रदाय का सर्वोच्च प्रमुख था और काले वस्त्र पहने व्यक्ति फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय का सर्वोच्च प्रमुख था, जो दिवंगत मोजुवान का परदादा था। ये जानते हुए किसी भी प्रकार का वीरतापूर्ण कौशल दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, बूढ़े चिकित्सक ने बिना किसी संकोच के सहमति दे दी। उनमें योद्धा का कोई अभिमान नहीं था। एक चिकित्सक के रूप में उनकी प्राथमिकता जीवन बचाना थी। विरोधी स्पष्ट रूप से राक्षसी मार्ग पर चल पड़ा था, इसलिए उसे समाप्त करना ही सर्वोत्तम था। बिना देर किए गुरु और शिष्य हरकत में आ गए। बूढ़े वैद्य ने अपनी लंबी तलवार निकाली, जिससे तेज सफेद तलवार की रोशनी निकली। लू किंग ने अपने तरकश से 3 तीर निकाले और उन्हें अपने धनुष पर चढ़ाया। दिव्य अवस्था में न होने के कारण वह तलवार या ब्लेड की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, केवल तीरंदाजी पर निर्भर था। कुछ देर की तैयारी के बाद बूढ़े डॉक्टर ने अपनी कलाई हिलाई और एक चमकदार सफेद तलवार की ऊर्जा हवा में लहराती हुई काले वस्त्रधारी आकृति की ओर बढ़ी। उसी समय लू किंग के धनुष की डोरी फड़फड़ाई और 3000 परिष्कृत तीर काले वस्त्रधारी आकृति के सिर, छाती और पेट की ओर चल पड़े। क्या? काले वस्त्रधारी आकृति, जो तलवारधारी व्यक्ति को आसानी से प्रताड़ित कर रही थी, इस अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन लू किंग और बूढ़े डॉक्टर की छिपकर हमला करने की कला इतनी उन्नत थी कि हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं मिली। जब तक उसने ध्यान दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह उनके संयुक्त हमले की चपेट में आने वाला था, अचानक उसके शरीर से काली ऊर्जा का प्रवाह हुआ। बूम! लू किंग के 3 तीरों और बूढ़े डॉक्टर की तलवार की ऊर्जा ने काले वस्त्रधारी आकृति को भेद दिया, जिससे काली ऊर्जा बिखर गई और वह खून के छींटे उड़ाते हुए हवा में उड़ गया। किसकी हिम्मत है मुझ पर छुपकर हमला करने की? काले वस्त्रधारी आकृति हवा में पलटी मारते हुए क्रोधित होकर धूसर प्रकाश के घेरे में गायब हो गई। उसका रूप दयनीय था। उसके सीने और पेट पर एक भयानक घाव था, जो इतना गहरा था कि हड्डियां और आंतरिक अंग दिखाई दे रहे थे, मानो उसे 2 हिस्सों में बांट दिया हो। उसके सिर, सीने और पेट में 3 तीर धंसे हुए थे, हालांकि वे ज्यादा गहरे नहीं धंसे थे। क्या उसकी मृत्यु नहीं हुई? लू किंग हैरान रह गया। हालांकि उसने अपने 3 तीर जल्दबाजी में चलाए थे, लेकिन वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि कोई साधारण पूर्व दिव्य प्राणी उन्हें झेल सके। फिर भी काले वस्त्रधारी आकृति ने उन्हें आसानी से रोक दिया। यहाँ तक कि बूढ़े डॉक्टर की तलवार की शक्ति भी उसे मार नहीं सकी, जिससे पता चलता है कि उस संरचना की शक्ति अपेक्षा से कहीं अधिक थी। अचानक हुए इस बदलाव से तलवार चलाने वाला व्यक्ति भी चौंक गया, लेकिन काले वस्त्रधारी व्यक्ति की दयनीय हालत देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम कौन हो, धर्मात्मा साथियों? उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर ALFIRE वेबसाइट खोजें। ये तुम हो। तुम कौन हो? हमला करने के बाद लू किंग और बूढ़ा डॉक्टर अब छिप नहीं सकते थे। जल्द ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति और तलवार लिए हुए आदमी ने उन्हें देख लिया, जो एक युवक और एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर चौंक गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लू किंग और बूढ़े डॉक्टर के साधना स्तर को नहीं समझ पाए। हम कौन हैं? बस यहाँ से गुजर रहे हैं और न्याय के नाम पर कार्रवाई कर रहे हैं, लू किंग ने जोर से कहा। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट ने एक दुष्ट संरचना बनाई है, जिससे युनझोउ के धार्मिक मार्ग को नुकसान पहुंचा है। ऐसे कृत्यों की स्वर्ग और पृथ्वी निंदा करते हैं और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। शाबाश मेरे युवा मित्र, तलवारधारी व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक कहा। कृपया मेरे साथ इस दुष्ट संरचना को तोड़ने और अंदर फंसे साथियों को बचाने में मेरा साथ दें। लोगों को बचाना, कोरी कल्पना, देखते हैं आप कैसे करते हैं। काले वस्त्रधारी आकृति ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ 3 तीर निकाले और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। काली ऊर्जा निकली और धीरे धीरे उसके घावों को भरने लगी। उस कवच में उपचार की क्षमता भी थी, हालांकि उसके घाव धीरे धीरे भर रहे थे। फिर भी उसने उस धूसर प्रकाश के घेरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। लू किंग और बूढ़े डॉक्टर का हमला, हालांकि छुपकर किया गया था, अत्यंत शक्तिशाली था। विशेष रूप से बूढ़े डॉक्टर की तलवार की ऊर्जा ने उसे लगभग 2 टुकड़ों में काट दिया था। कवच की सुरक्षा के बिना वह मर जाता। उसे एहसास हुआ कि उस बूढ़े व्यक्ति का साधना स्तर उससे कहीं अधिक था।
भले ही उसके पास उस गठन की शक्ति हो, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। युनझोऊ को इतना भयानक विशेषज्ञ कब मिला? काले वस्त्रधारी आकृति के मन में विचारों की बाढ़ आ गई। उसे लगा कि हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। गुरुजी, हमला करो, लू किंग ने बिना शब्द बर्बाद किए चिल्लाकर कहा। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। उसकी लंबी तलवार कांप उठी और दर्जनों तलवार ऊर्जा मछलियों के झुंड की तरह आगे बढ़ी। असंभव! प्रचंड पूर्व दिव्य तलवार ऊर्जा को देखकर काले वस्त्रधारी आकृति भयभीत हो गई। उसने अचानक एक छोटा झंडा उठाया और अपनी आत्मशक्ति उसमें प्रवाहित की। जैसे ही झंडा सक्रिय हुआ, उसके सामने काली ऊर्जा एकत्रित हो गई और धूसर प्रकाश का पर्दा काला हो गया। तलवार ऊर्जा प्रकाश के पर्दों से टकराई, जिससे तरंगें उत्पन्न हुई और काली ऊर्जा बिखर गई, लेकिन पर्दा स्थिर रहा। आखिरकार इसे रोक दिया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने राहत की सांस ली। उसके माथे पर ठंडा पसीना था, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। उस हमले ने उसकी आत्मा शक्ति का 5वां हिस्सा नष्ट कर दिया था। अगर वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से ऐसा हमला कर सकता तो सुरक्षा घेरा टूटने से पहले ही उसकी आत्मा शक्ति समाप्त हो जाती। उसके पास संदेश भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। भाई, क्या तुम्हारा काम हो गया? यहाँ एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। मैं अब और देर तक टिक नहीं सकता। बस पहुँचने ही वाले हैं। बस आधा घंटा 15 मिनट और रुकिए। उसके मन में एक आवाज आई। बस आधा घंटा 15 मिनट और। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के मन में कड़वाहट थी, लेकिन वह जानता था कि उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर यह योजना विफल हो गई तो वे भगोड़े बन जाएंगे। ठीक है, चलो जोखिम उठाते हैं। ये बूढ़ा आदमी इस तरह बार बार हमला नहीं कर सकता। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने दांत पीसते हुए कहा। प्रकाश के घेरे में मौजूद काली ऊर्जा मेरी तलवार की ऊर्जा को निष्क्रिय कर सकती है। वृद्ध चिकित्सक थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी तलवार की ऊर्जा, हालांकि काली ऊर्जा को बिखेर रही थी, लेकिन काफी कमजोर हो गई थी, जिससे प्रकाश का पर्दा उसका सामना कर सका। वास्तव में उस संरचना की शक्ति असाधारण थी। गुरुजी, जारी रखिए। वह आपके हमलों का प्रतिरोध करने के लिए संरचना की शक्ति को केंद्रित कर रहा है, जिससे प्रकाश स्क्रीन के अन्य क्षेत्र कमजोर हो रहे हैं। लू किंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी प्रबल आत्म संवेदन क्षमता का उपयोग करते हुए पूरे फ्लोइंग क्लाउड टाउन को महसूस किया और संरचना की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया। क्या ये बच्चा भी संरचनाओं के बारे में जानता है? काले वस्त्रधारी व्यक्ति चौंक गया, लेकिन उसे आश्चर्यचकित होने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि बूढ़े डॉक्टर ने तलवार की ऊर्जा का एक और वार किया। वरिष्ठ, मैं आपकी मदद करूंगा। तलवार चलाने वाला व्यक्ति बूढ़े डॉक्टर की तलवार की शक्ति से चकित तो था, लेकिन जानता था कि घेरा तोड़ना सर्वोपरि है। उसने वार किया। उसकी तलवार ने प्रकाश की स्क्रीन पर कई तलवार ऊर्जा भेजी। काले वस्त्रधारी आकृति ने अपना झंडा लहराया और हमलों को रोकने के लिए काली ऊर्जा एकत्रित की। धमाका! भयंकर टक्कर से लाइट स्क्रीन फिर से हिल गई। ये रहा। उसी क्षण लू किंग की आंखें खुल गईं। उसने एक और तीर निकाला, उसे धनुष पर चढ़ाया, पूर्ण चंद्रमा की दिशा में खींचा और आकाश में चला दिया। लू किंग को देखते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति सतर्क हो गया था। उसे लगा कि वह उस पर हमला करेगा, लेकिन तीर को आकाश में जाते देख वह शांत हो गया और उपहास करते हुए बोला, बच्चे, तुम्हारा निशाना बहुत खराब है। जाकर अभ्यास करो। उसके बोलने से पहले ही फ्लोइंग क्लाउड टाउन से एक धमाके की आवाज आई। काले वस्त्रधारी व्यक्ति का शरीर कांप उठा। उसे लगा कि फॉर्मेशन की शक्ति धीमी हो रही है। उसने तुरंत झंडा देखा और कारण समझ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुम रक्त और आत्मा शोधन फॉर्मेशन के नोड्स को महसूस कर सकते हो? लू किंग मुस्कुराया और अपना धनुष लहराते हुए बोला, जब तुम मेरे गुरु और वरिष्ठ के हमलों को रोकने के लिए इस सैन्य संरचना की शक्ति को केंद्रित कर रहे हो, तब तक अन्य प्रकाश की दीवारें मेरे तीरों को नहीं रोक पाएंगी। लू किंग ने जानबूझकर आसमान में तीर चलाया और एक ऊंचे चाप का इस्तेमाल करके गठन के एक नोड को नष्ट कर दिया। गुरुजी, वरिष्ठ, हमला जारी रखें। मैं 8 और नोड्स नष्ट कर दूंगा और गठन टूट जाएगा। लू किंग ने एक और तीर चलाया। बूढ़े डॉक्टर और तलवारधारी व्यक्ति ने तुरंत तलवार की ऊर्जा की एक और लहर चलाई। लू किंग की संरचना को भेदने की क्षमता देखकर तलवारधारी व्यक्ति ने पूरी ताकत से 1 दर्जन से अधिक तलवार की ऊर्जा भेजी। धत तेरी की! काले वस्त्रधारी आकृति क्रोधित थी, लेकिन उनके हमलों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकी, केवल अपनी रक्षा पंक्ति की शक्ति से बचाव करती रही। काली ऊर्जा एकत्रित करते हुए लू किंग ने एक और तीर चलाया, जिससे विस्फोट के साथ एक और रक्षा पंक्ति का केंद्र नष्ट हो गया। इस बच्चे की तीरंदाजी तो वाकई डरावनी है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति यह जानकर दंग रह गया कि लू किंग में वास्तव में कवच को भेदने की क्षमता है। वह लू किंग के तीरंदाजी कौशल से भी चकित था। फ्लोइंग क्लाउड टाउन छोटा नहीं था और दूसरा नष्ट हुआ नोड 1 मील दूर था। कवच की शक्ति और रास्ते में कई इमारतों के बावजूद लू किंग के तीरों ने सटीक निशाने पर नोड को नष्ट कर दिया। तीरंदाजी में ऐसे कौशल पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये तो मुसीबत है। उन्हें एहसास हो गया कि अब वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अध्याय 240। डॉक्टर चेन वास्तव में एक प्रीसेलेस्टियल दायरे के मास्टर हैं और वास्तव में वहां 2 प्रीसेलेस्टियल दायरे के विशेषज्ञ मौजूद हैं। फ्लोइंग क्लाउड टाउन से कुछ मील दूर जंगल में एक पेड़ की चोटी पर खड़ा एक गोल मटोल मोटा अधेड़ उम्र का आदमी डॉक्टर चेन को लापरवाही से तलवार की ऊर्जा की एक बड़ी लहर छोड़ते हुए देखकर गहरा सदमा लगा। वह इस बात को कैसे नहीं समझ पाया कि वह बूढ़ा डॉक्टर, जिसे वह कई दिनों से समझ नहीं पा रहा था, वास्तव में एक सच्चा प्रीसेलेस्टियल दायरे का विशेषज्ञ था। डॉक्टर चेन और लू शियालांगजुन उस रहस्यमय प्रकाश अवरोध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
मुझे आश्चर्य है कि क्या वे सफल होंगे। दूरी के कारण गोल मटोल मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लू किंग और अन्य लोगों की बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंततः उसे समझ आ गया कि लू किंग ने पहले उसे मदद करने से क्यों रोका था। दिव्य लोक स्तर की लड़ाई में शामिल होना वास्तव में उसकी सीमित आंतरिक अंगों की क्षमता से परे था। यहाँ तक कि एक मार्शल ग्रैंडमास्टर भी ऐसी स्थिति में अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कुछ नहीं करेगा। हालांकि लू शियालांगजुन वास्तव में किस स्तर पर है, उसने पूर्व दिव्य ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, इसलिए वह स्पष्ट रूप से पूर्व दिव्य स्तर पर नहीं है। लेकिन जन्मोत्तर स्तर के योद्धा पूर्व दिव्य स्तर के विशेषज्ञों का सीधे सामना करने में कब सक्षम हो गए। गोल मटोल मोटे ताजे अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के मन में एक और संदेह पैदा हो गया। उन्हें लू किंग और भी रहस्यमय लगी। जहां गोल मटोल मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को आश्चर्य और सदमा लगा, वहीं उस समूह के भीतर काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की हालत अच्छी नहीं थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लू किंग जैसा एक छोटा लड़का वास्तव में सैन्य संरचनाओं के बारे में कुछ जानकारी रखता होगा। इसके अलावा उसने एक ही झटके में शहर के भीतर स्थित 2 गठन केंद्रों को नष्ट कर दिया था। ऐसी अप्रत्याशित घटना की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। छोटे भाई, 2 गठन नोड क्यों नष्ट हो गए? क्या हुआ? जैसे ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति को परेशानी महसूस होने लगी, उसके मन में एक आवाज गूंज उठी। बड़े भाई, हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। विरोधी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो रणनीति को समझता है। वे मिलकर रणनीति को तोड़ रहे हैं और मुझे डर है कि मैं अकेले उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, आपको उन्हें रोकना होगा। नोड्स के नष्ट होने से मेरी प्रगति भी प्रभावित हुई है। अब मुझे इसे पूरा करने में 15 मिनट ज्यादा लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके परपोते के हत्यारे को ढूंढने में आपकी मदद करूं, तो आपको ब्लड सोल बैनर की मरम्मत में मेरी मदद करनी होगी। थोड़ा और इंतजार कीजिए। इतना कहने के बाद आवाज गायब हो गई। बड़े भाई, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने पुकार लगाई। हालांकि इस बार उनके बड़े भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे ये संकेत मिलता है कि कस्बे के भीतर भी मामला एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था। आपके लिए कहना तो आसान है, लेकिन मैं उन्हें कैसे रोकूं? काले वस्त्रधारी व्यक्ति को कड़वाहट महसूस हुई। उस बूढ़े व्यक्ति की तलवार की शक्ति अत्यंत भयानक थी। हर बार जब वह प्रहार करता, तो काले वस्त्रधारी व्यक्ति को बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर रक्षात्मक संरचना की शक्ति को जुटाना पड़ता था। लेकिन इसके परिणामस्वरूप प्रकाश अवरोध के अन्य क्षेत्रों में रक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई, जो उस युवक के भयानक तीरों को रोक नहीं सकी। यह एक अनसुलझी स्थिति थी। उसके पास इससे निपटने का कोई साधन नहीं था। अब उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि वह बूढ़ा व्यक्ति लगातार इतनी भयानक तलवार शक्ति का प्रयोग न कर सके, अन्यथा जल्द ही यह घेरा पूरी तरह टूट जाएगा। इसी उम्मीद के साथ काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने दांत भींचकर पकड़ बनाए रखी। हालांकि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उस बूढ़े व्यक्ति की वास्तविक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। इसके बाद तलवार की ऊर्जा की लहरें एक के बाद एक धूसर प्रकाश अवरोध की ओर बढ़ती गईं। प्रत्येक हमले के बाद लू किंग ने एक और गठन नोड को नष्ट कर दिया। कुछ ही समय में 9 नोड्स नष्ट हो गए। 9 नोड्स के नष्ट होने के साथ धूसर प्रकाश अवरोध काफी मंद हो गया था और ढहने के कगार पर था। मास्टर सीनियर, एक आखिरी प्रहार। इस संरचना में कुल 18 नोड हैं और 9 पहले ही नष्ट हो चुके हैं। एक और को नष्ट करने से यह निश्चित रूप से टूट जाएगी। लू किंग ने एक और लंबा तीर चलाया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर थे नॉवल FIRNAT वेबसाइट खोजें। बूढ़े डॉक्टर और तलवारबाज ने स्वाभाविक रूप से लगभग मंद पड़ चुके प्रकाश अवरोध को देखकर जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने एक बार फिर अपनी तलवार की शक्ति का उपयोग करते हुए हमला कर दिया। अच्छा नहीं है। ये देखकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति को पता चल गया कि स्थिति निराशाजनक है। उसने निर्णायक कदम उठाते हुए गठन के झंडे को अंतिम बार लहराया ताकि गठन की शक्ति को एकजुट किया जा सके और उसे अपने सामने मौजूद प्रकाश अवरोध पर एकत्रित किया जा सके। साथ ही उसने अपना पैर पटका और तेजी से कस्बे की ओर पीछे हट गया। बूम! जैसे ही काले वस्त्रधारी आकृति पीछे हटी, तलवार की ऊर्जा एक बार फिर प्रकाश अवरोध से टकराए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लू किंग ने एक तीर चलाया और 10वें गठन नोड को नष्ट कर दिया। नोड के नष्ट होने के साथ ही पहले से ही कमजोर हो चुकी धूसर प्रकाश की बाधा अब और टिक नहीं सकी और शेष तलवार की ऊर्जा से टुकड़े टुकड़े हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। दुर्भाग्यवश जब तक प्रकाश अवरोध टूटा, तब तक काले वस्त्रधारी आकृति शहर में गायब हो चुकी थी। क्या हमने वाकई फॉर्मेशन तोड़ दिया? तलवारबाज बेहद खुश हुआ। धप धप धप। धुंधली रोशनी की बाधा हट जाने के बाद भी लू किंग नहीं रुकी। उसने तेजी से 8 और तीर चलाए, जिससे शेष 8 संरचना केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गए और फिर वह रुक गया। हालांकि उनकी रहस्यमयी इंद्रिय ने संकेत दिया था कि 9 से अधिक गठन नोड्स को नष्ट करने से मांस और आत्मा शोधन गठन टूट जाएगा, फिर भी उन्हें लगा कि यह पर्याप्त सुरक्षित नहीं है और उन्होंने सभी नोड्स को नष्ट करने का फैसला किया। आखिरकार उसके पास हजारों गुना परिष्कृत तीरों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि पिछले 2 वर्षों में उन्होंने अपना अधिकांश समय गांव में गहन खेती में बिताया, लेकिन वे कभी कभी काउंटी शहर का दौरा करते थे। विशेष रूप से बहुमूल्य धनुष प्राप्त करने के बाद उसने हार्टफोर्ज कार्यशाला में कुछ समय बिताया, जहां उसने 1000 से अधिक परिष्कृत तीर बनाए, जिससे कार्यशाला का परिष्कृत लोहे का भंडार समाप्त हो गया। फॉर्मेशन नोड्स पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। भागते समय काले वस्त्रधारी आकृति ने गठन ध्वज के माध्यम से महसूस किया कि शहर के भीतर के सभी केंद्र नष्ट हो गए थे और मांस और आत्मा शोधन गठन पूरी तरह से टूट गया था।
ये दोनों कौन हैं? बूढ़े और जवान। बूढ़े की दिव्य ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से प्रचुर है और उसकी साधना अथाह है, जबकि जवान को देह और आत्मा शोधन संरचना का गहरा ज्ञान है। वह इसके सभी 18 बिंदुओं को जानता है। ये सचमुच हैरान करने वाला है। काले वस्त्र धारण किए हुए वह व्यक्ति, यद्यपि हृदयविदारक था, अत्यंत असमंजस में भी था। शरीर और आत्मा को शुद्ध करने वाली यह विधि उन्होंने और उनके बड़े भाई ने बचपन में एक रहस्यमय गुफा में खोजी थी। इस संरचना को स्थापित करने के लिए उन्होंने न केवल वर्षों से संरचना आरेखों का अध्ययन किया था, बल्कि अपने संप्रदाय के शिष्यों को भी इस संरचना के लिए सामग्री लूटने और इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया था। दशकों के शोध और तैयारी के बाद वे बड़ी मुश्किल से 2 संरचनाएं बना पाए थे। अप्रत्याशित रूप से उनमें से एक का पहली बार उपयोग करते ही वह नष्ट हो गई, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस संरचना को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी थी। उस युवक को इसे तोड़ने का तरीका कैसे पता चला? गहरे संदेह के साथ काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति तेजी से सराय की ओर चल पड़ा। उस बूढ़े आदमी की ताकत बहुत ही भयावह थी। इससे पहले तलवार की शक्ति के एक ही प्रहार से वह बुरी तरह घायल हो गया था। हालांकि फॉर्मेशन की शक्ति ने उसे कुछ हद तक ठीक कर दिया था, लेकिन वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाया था। इस समय केवल अपने बड़े भाई के साथ मिलकर ही उसके पास उस बूढ़े व्यक्ति का विरोध करने का कोई मौका था। मेरी संरचना को नष्ट करने की हिम्मत कौन करता है? हालांकि काले वस्त्रधारी व्यक्ति के सराय तक पहुंचने से पहले ही सामने से अचानक एक हिंसक आभा उठी, जिसके साथ एक गुस्से भरी चीख भी सुनाई दी। बड़े भाई! काले वस्त्रधारी आकृति तेजी से सराय में घुस गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। सराय के अंदर कई लोग गिर पड़े थे। उनमें से लगभग आधे सूखकर लाश बन चुके थे, जबकि बाकी बचे आधे बेहद दयनीय हालत में थे। उनके शरीर मुरझाए हुए थे और चेहरे खून से रहित थे। ऐसा लग रहा था मानो वे 10 साल बूढ़े हो गए हों। ये भयावह था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृतकों में उसने फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के अनुयायियों को देखा। दादाजी, क्या आपको चोट लगी है? मोजेन काले वस्त्रधारी आकृति पर खून के धब्बे और न भरने वाले घाव देखकर स्तब्ध रह गया। उसके पूर्व स्वर्गीय लोक के दादाजी को इतनी बुरी तरह चोट लगी थी। आखिर कस्बे के बाहर क्या हुआ था? उस संरचनात्मक अवरोध के कारण शहर के अंदर किसी को भी उस टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर ये पता नहीं था कि बाहर क्या हुआ था। एक और पूर्व दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ, जीवित बचे लोगों में सिल्वर मून संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भी शामिल थे। इस समय वह दयनीय स्थिति में दिख रहा था, क्योंकि उस टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति की दुष्ट तकनीकों के कारण उसकी अधिकांश शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उस सुरक्षात्मक घेरे के कारण और नाक टेढ़ी किए हुए बूढ़े व्यक्ति की खून चूसने की तकनीक का विरोध करने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के कारण वह भी इस बात से अनजान था कि बाहर क्या घटित हुआ था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को प्रवेश करते देख और उसकी आभा को महसूस करते हुए उसे गहरी निराशा का अनुभव हुआ। उस टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने ही उन्हें इस हालत तक पहुंचाया था। अब एक और दिव्य लोक विशेषज्ञ आ गया था और उसने उस टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति को वरिष्ठ भाई कहकर पुकारा। क्या इसका मतलब ये था कि उन सभी की मृत्यु यहीं होनी तय थी? ग्रैंडमास्टर, आप कहाँ हैं? सिल्वर मून संप्रदाय के प्रमुख का चेहरा पीला पड़ गया था। छोटे भाई, तुम क्या कर रहे हो? मैं इन रक्त बलिदानों की ऊर्जा, रक्त और आत्माओं को रक्त आत्मा ध्वज में परिष्कृत करने ही वाला था, और अब तुमने इस संरचना को नष्ट होने दिया। टेढ़ी नाक वाला बूढ़ा आदमी बेहद ठंडा लग रहा था। वरिष्ठ भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हमलावर सेना बहुत शक्तिशाली थी और वे मांस और आत्मा शोधन संरचना से अच्छी तरह परिचित प्रतीत होते थे। वे हर नोट को जानते थे और उन्होंने उन्हें पल भर में नष्ट कर दिया। मैं उन्हें रोक नहीं सका। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने पीड़ा से चीख मारी। ये कैसे संभव है? नुकीली नाक वाला बूढ़ा आदमी चौंक गया। हमने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने वाली इस विधि को समझने में दशकों बिताए हैं। हमारे अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को इसे नहीं समझना चाहिए। यह इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। इसके अलावा जिसने गठन को तोड़ा वह एक युवक था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हैरानी से कहा। वरिष्ठ भाई, वे शायद कस्बे में प्रवेश कर चुके होंगे। उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी साधना का स्तर असीम है। सुरक्षा कवच के बावजूद मैं उसकी तलवार से घायल हो गया। क्या हमें पीछे हटने पर विचार करना चाहिए? पीछे हटना? उन्होंने मेरी बड़ी मेहनत से बनाई गई संरचना को नष्ट कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतनी लापरवाही करने की हिम्मत करता है। टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा भयावह लग रहा था। बिल्कुल सही समय पर मेरे ब्लड सोल बैनर में अभी भी प्रीसेलेस्टियल रियल्म की प्राथमिक आत्मा की कमी है। चलो इनका इस्तेमाल इसे परिष्कृत करने के लिए करते हैं। वरिष्ठ भाई, क्या रक्त आत्मा ध्वज का उपयोग किया जा सकता है? काले वस्त्रधारी आकृति अत्यंत प्रसन्न हुई। यद्यपि यह संरचना टूट गई थी और इसकी पूरी तरह से मरम्मत नहीं हो पाई थी, फिर भी इसने अपनी अधिकांश शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है। इसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के साथ अब समय आ गया है कि दुनिया को इस प्राचीन खजाने की शक्ति दिखाई जाए। अगर ब्लड सोल बैनर का इस्तेमाल किया जा सकता है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर कि ब्लड सोल बैनर का इस्तेमाल किया जा सकता है, काले वस्त्रधारी व्यक्ति का आत्मविश्वास फिर से जागृत हो गया। अपने बड़े भाई के साथ गुफा की खोज करने के कारण वह जानता था कि रक्त आत्मा ध्वज कितना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि वह बूढ़ा व्यक्ति भी इस प्राचीन खजाने का सामना नहीं कर सकता था। चलो चलते हैं, मुझे घुसपैठियों का पता चल गया है। चलो उनसे मिलते हैं। टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने सराय से बाहर निकलते हुए ठंडे स्वर में कहा। बड़े बुजुर्ग, दादाजी, हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए?
टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति और उसके दादा को जाते देख मोजेन ने जल्दी से पूछा। ये सुनकर सिल्वर मून संप्रदाय के बचे हुए संप्रदाय प्रमुख और अन्य लोग कांप उठे और भय से उस टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने लगे। उन्होंने अभी अभी पूर्व दिव्य लोक के 2 विशेषज्ञों के बीच की बातचीत सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर से उन्हें बचाने आ रहा है। उनके दिलों में, जिनमें अभी अभी आशा की एक किरण जगी थी, अब एक बार फिर निराशा भर गई थी। अभी इन लोगों को छोड़ दो। इनकी ऊर्जा और रक्त मेरे लिए अभी भी उपयोगी हैं। इन पर नजर रखो। ये पहले से ही आधे अपंग हैं और कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकते। टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु और अन्य लोगों पर ठंडी निगाहों से देखा, मानो वे जानवर हों। जी हाँ, महान बुजुर्ग। हालांकि मोजेन अनिच्छुक था, फिर भी वह केवल सम्मानपूर्वक ही उत्तर दे सका। इसी बीच फ्लोइंग क्लाउड टाउन की सड़कों पर लू किंग और उसके 2 साथी गंभीर भावों के साथ जमीन पर खून के धब्बों को देख रहे थे। वे जानते थे कि खून का हर धब्बा एक खोई हुई जिंदगी का प्रतीक है। सौभाग्यवश उन्हें यह आभास हो गया था कि कस्बे में अभी भी कई लोग जीवित हैं। उस संरचना से उत्पन्न काली धुंध मांस को गला सकती थी और उसे नष्ट कर सकती थी, लेकिन ईंटों और लकड़ी जैसी निर्जीव वस्तुओं पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता प्रतीत होता था। कई कस्बेवासियों ने इमारतों में छिपकर अस्थायी रूप से आपदा से खुद को बचा लिया था। मोहू भाई सचमुच निर्दयी हैं। यहाँ के कई लोग उनके संप्रदाय के शिष्यों से खून के रिश्ते से जुड़े हैं, फिर भी उन्होंने उनका कत्ल कर दिया। वे वाकई शैतानी हैं। तलवारबाज ने सड़क पर हो रहे दृश्य को घृणा भरी नजरों से देखा। हालांकि वह फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट को नापसंद करता था, लेकिन उसने मोहू भाइयों के इतने निर्दयी होने की उम्मीद नहीं की थी। गुरुजी, कोई आ रहा है। इस समय लू किंग ने धीरे से कहा। हाँ, बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लू किंग जानता था कि उसका स्वामी सचमुच क्रोधित था। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के क्रूर तरीकों ने उस बूढ़े व्यक्ति के मन में हत्या करने की इच्छा को भड़का दिया था। हा 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 हा। तलवारबाज कुछ बोलने ही वाला था, क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन तभी आगे से जोरदार हंसी की आवाज गूंजी और एक छत पर 2 आकृतियां दिखाई दीं, जिनसे शक्तिशाली आभा निकल रही थी। मोहू बंधुओं के अलावा और कौन हो सकता है? तलवारबाज ने लू किंग को हैरानी से देखा। उन्हें ये युवक सचमुच रहस्यमय लगा। स्वयं पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के बावजूद वे मोहू बंधुओं की आभा को महसूस नहीं कर पा रहे थे, जबकि लू किंग कर पा रही थी। इसके अलावा उसे ये भी एहसास हुआ कि वह लू किंग के साधना स्तर को भी नहीं समझ सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवक की साधना उससे कहीं अधिक उन्नत हो? तलवारबाज के मन में एक बेतुका विचार आया। क्या आप दोनों फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर हैं? बूढ़े डॉक्टर ने छत पर खड़े 2 लोगों की ओर देखा। जी हाँ, बूढ़े आदमी। तुमने मेरी बड़ी मेहनत से बनाई गई संरचना को नष्ट कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि तुमने एक जघन्य अपराध किया है? टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। अच्छा हुआ मैंने गलत लोगों को नहीं ढूंढा है, बूढ़े डॉक्टर ने धीरे से कहा। टेढ़ी नाक वाला बूढ़ा आदमी कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और 2 बेहद तेज तलवारों की ऊर्जा उसकी और उसके छोटे भाई की ओर झपटी। तेज तलवार की ऊर्जा ने उसे पल भर में ही खतरे का जबरदस्त एहसास करा दिया।